वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में मजबूती के साथ हो रहा है कारोबार। आज सीमित दायरे में लेकिन अच्छी तेजी के साथ बाजार करते हुए पूरे दिन भर ट्रेड। आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा, वीकली एक्सपायरी कहाँ होगी और क्या करें आप कल की तैयारी, क्योंकि कल है आरबीआई की पॉलिसी भी। तो बड़े इवेंट्स, बड़ा एक्शन। स्वागत है आप सबका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। क्रिकेट पिच पर भी एक्शन बस शुरू हो रहा है अहमदाबाद में, और बाजार में भी आपको जबरदस्त मूव आ रही है। आखिरी 1.5 घंटे हैं निफ्टी की इस सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी के लिए। बढ़िया मूड में है बाजार। जानना है अनिल जी से कि क्या चल रहा है बाजार में और आपको क्या करना है इस समय। पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बातें यही है दीप कि आज मजबूत शुरुआत करने के बाद बाजार सीमित दायरे में लेकिन पूरी तरह से मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 2 दिनों की कमजोरी पर लगा है ब्रेक। 125 अंक मजबूत आपको नजर आएगा इस वक्त। निफ्टी 19,550 के करीब है। बैंक निफ्टी 44,250 के करीब 300 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज की तेजी में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो है आईटी शेयर। इन्होंने इंडेक्स को मजबूत बनाने का काम किया है। इसके अलावा रियल एस्टेट शेयर भी मजबूत है, लेकिन असली एक्शन छोटे और मझोले शेयरों में भी दिख रहा है, जहाँ पर कल कमजोरी के बाद आज अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। सरकारी बैंक आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक्स मजबूत है तो सरकारी बैंक है कमजोर। दोनों के बीच में आजकल बन नहीं रही। जब ये मजबूत होते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं, वो मजबूत है तो ये कमज़ोर है। वैसा हाल आज नज़र आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करता हुआ दिखा है। हालांकि हल्की रिकवरी निचले स्तर से डाउ फ्यूचर्स में आई है। अब महज 15 पॉइंट नीचे आपको नजर आएगा। यूरोप के बाजारों में भी मिला जुला सा कारोबार है, बड़ी तेजी तो कोई मंदी भी नहीं। ये है ग्लोबल मार्केट्स का और हमारे बाजारों का अब तक का हाल आज आपके लिए। बिल्कुल सर, तो चलिए ये है आपके लिए इस समय का हाल। एक्शन है सर। स्टॉक्स में रोटेशन हम बनते हुए देख रहे हैं। जैसे आपने कहा, इंडेक्स में तो सीमित दायरे का कारोबार है, बट गेन्स होल्ड कर रहा है। एक बार मिड मॉर्निंग डिप आया था, वहां से रिकवर होने के बाद जो रिकवरी थी उसी लेवल पर आप ट्रेड कर रहे हैं। डेज हाई से सिर्फ 20 पॉइंट दूर है निफ्टी। तो ऐसा कुछ वो भी नहीं चल रहा है, और स्टॉक्स में रोटेशन भी बढ़िया चल रहा है सर। आज कितना बजे कितना बजे कितना बजे? ये मिड मॉर्निंग मतलब मिड वीक। तो मुझे बहुत दिनों बाद तो मिड वीक भी बुधवार, पहले तो मैं सोचा कि मिड वीक को कैसे गिनूं, सोमवार से रविवार के बीच में गिनूं। फिर मुझे समझ में आया कि सोमवार से शुक्रवार के बीच में मिड वीक बुधवार को माना जाएगा। अब ये मिड मॉर्निंग कितना बजे है? 11 बजे, 10:30 11 बजे। कैसे? हाँ कैसे? सुबह मॉर्निंग 5 बजे हो गई हमारी और 12 बजे तक मॉर्निंग है, तो 11 बजे एवरेज कैसे आई? मिड डे। चलिए चेंज करते हैं आज दिन फंस गए। तो मिड मॉर्निंग आज ही मैंने पहली बार ही सुना मिड मॉर्निंग। अच्छा अरमान, तुम्हें पता था? कुशल को ही नहीं मालूम। मिड मॉर्निंग ने सुना, देखो। लेट मॉर्निंग। चलिए लेट मॉर्निंग शिफ्ट। ओके, तो लेट मॉर्निंग में एक डिप आई थी, उसके बाद बाजार फिर से ऊपर हो गए। तो कुल मिला के ये डिप मामला की 19,500 अब सपोर्ट का काम कर रहा है गैप से खुलने के बाद। सबसे बढ़िया चीज बाजार ने आज जो की हुई है कि 19,500 के नीचे वक्त बिताया नहीं। यस सर। गए नहीं। 487 का लो दिख रहा है, बट वो कोई खास नहीं। मतलब शुरुआत में थोड़ा बहुत बीच में एक बार हो गया हल्का सा, बट 500 के नीचे बेसिकली वक्त नहीं बिताया, कारोबार ऊपर की तरफ किया है। क्लियर है? ऊपर में 19,575 के आसपास का हाई हमने बनाया है। अभी भी जो डेटा दिखा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बाजार 19,500 और 19,600 के बीच में ही रहना चाहता है, और ये भी बुरा नहीं है। अगर आप इतनी अच्छी खासी गिरावट के बाद पहली रिकवरी देखते हैं, आमतौर पर पहली रिकवरी में सेल ऑफ होता है, बिकवाली आती है, और स्पेशली एफआईएस की बिकवाली का दबाव ज़्यादा हो, इंडेक्स थोड़े नीचे दबे हुए हों, लेकिन उतनी कोई खास बिकवाली का प्रेशर बना नहीं है। तो एक ही अच्छी रिलीफ की बात है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में दीप अगर आप देखें तो आप गैप से खुले 44,200 के आसपास, और उसके बाद 44,100 का ही लो बनाए, 44,000 तक भी नहीं पहुंचे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी और बैंक निफ्टी आज कमजोरी की तरफ बिल्कुल ज़्यादा रिएक्शन नहीं देकर मजबूती का एक्शन ज़्यादा दिखा रहे हैं। इस हिसाब से अगला 1.5 घंटा थोड़ा बेहतर हो सकता है। इन केस यहाँ से लेकर 2:30 बजे तक, क्योंकि 2:30 बजे तो मैं आपको डेटा के साथ पूरा विश्लेषण दूंगा ही। अगर हल्की फुल्की डिप आती है 19,500 के आसपास, निफ्टी मिलता है 500-525 की रेंज में, वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी अगर आपको 44,150-75 के आसपास आता है तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। तो एक हल्की सी डिप मिल जाए तो खरीदारी करें, और ना मिले और पहले 19,600 के आसपास पहुँचे तो वहाँ थोड़ा सा मूड माहौल देख के हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, 44,500 के आसपास पहुँचे तो वहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करके आप इंतजार कर सकते हो। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, बट एंट्री पॉइंट ढूंढे। अगर एक अच्छा मौका मिल जाए तो खरीदारी करनी चाहिए। जहाँ तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का सवाल है, तेजी बरकरार है। और आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दीप जो दिख रही है वो ये कि आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में कंप्लीट इंडेक्स मैनेजमेंट है।
हाँ। मतलब इंडेक्स को कमजोर नहीं होना, ये आज दिख तय रहा है। है। यस सर। क्योंकि ना आप देखिए बैंक्स में भी आज ऐसे देखा जाए तो बेचारे सरकारी बैंकों ने क्या बुरा किया है, ऐसा तो कोई अपडेट उनका भी खराब नहीं आया, लेकिन सारे सरकारी बैंक दबे पटे हैं, लेकिन और प्राइवेट सेक्टर भाग रहे हैं क्योंकि वेटेज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ज़्यादा है। 2-3 दिनों से सरकारी बैंक चल रहे थे, इनका वजन ही नहीं है, बैंक निफ्टी में रजिस्टर नहीं हो रहा था, है ना। सो आज जहां इंडेक्स का वेटेज है उन स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी है, चाहे वो आईटी वाले हों चाहे सरकारी बैंक हो। सो आई थिंक इस लिहाज से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि आखिरी 1.5 घंटे में भी इंडेक्स बहुत कमजोर होएगा, इसकी संभावना नहीं है। अपने को 2 ही चीज़ों पर ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ 44,500 बैंक निफ्टी पर और 19,600, ये 2 हर्डल हैं, इन दोनों को पार करके निकले और जितना जल्दी निकले उतना बढ़िया आगे हुआ है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी रुके बढ़िया है, वेल एंड गुड, और रुकने भी चाहिए। नीचे 19,500 आपका बढ़िया सपोर्ट है और इधर 44,150 बढ़िया सपोर्ट है, तो ये रेंज को आपको ट्रेड करना है, सिंपल। समझ गया सर। ओके चलिए, रेंज आपको मिल गई, बाजार का डायरेक्शन मिल गया, थोड़ी देर में डेटा भी मिल जाएगा और लेवल्स भी जी बताएंगे। आइए बात करते हैं अरमान और कुशल के साथ और जानते हैं इवेंट्स और खबरें भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीप। इवेंट्स में सबसे पहले तो प्लाजा वाइज है, इसके आईपीओ आज बंद होने वाले हैं, तो इस पर फोकस करना है। साथ ही कल ऑफ कोर्स सुबह 9:45 बजे से हमारी बड़ी कवरेज होने वाली है आरबीआई पॉलिसी को लेकर, तो कल उसका फैसला आएगा। साथ ही जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स, इसके नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे Q1 FY24 के। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर इनका 50% जो आईपीओ एंकर लॉक इन है वो खत्म हो जाएगा और सितंबर महीने का जॉब्स डेटा यूएस के लिहाज से वो भी इंपॉर्टेंट होगा, कल हम ट्रैक करेंगे इसको। शनिवार 7 अक्टूबर जीएसटी काउंसिल की अहम मीटिंग भी होने वाली है और आईसीआरआर जो कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है, ये अब कंप्लीटली रिलीज हो जाएगा। पहले 25% हुआ था, फिर वापस से 25% हुआ अगले डेट पर, और यहाँ पर सैटरडे को 50% जो है बचा हुआ वो भी आईसीआरआर रिलीज कर दिया जाएगा। रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग, यहाँ पर 30 दिनों का एंकर लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा और 2000 के जो नोट्स हैं वो किसी भी बैंक में अगर आपको बदलने हैं, जो डेट एक्सटेंड हुई थी वो 7 अक्टूबर तक रखी गई थी, उसके बाद आपको एक्सचेंज करना होगा, तो आरबीआई की जो 19 ब्रांचेज है वहाँ पर चेंज होते हुए दिखेंगे। कुछ क्रिकेट रिलेटेड अपडेट नहीं लाए कुछ? तो मैच तो शुरू हो गया था दीपक, आई मीन आज के लिए तो ऑफकोर्स ऐसे सर कुछ रूल बनाया जाए, अब तो रोज मैच होने वाला है, कुछ तो कुशल के लिए कुछ तो इवेंट्स का ही रूल बनाया नहीं, तो आज ये तो आज अपना मूड नहीं था, बाकी तो क्या कौन सी बड़ी बात, अच्छी बड़ी कुछ न कुछ तो हम ऐसा पूछ ही लेंगे जो खेल को नहीं पता होगा। अब बिलीव नहीं करोगे, 1:30 बजे जब ये ट्रिगर्स की लिस्ट में बाहर फाइनल करता हूँ ना, तो कुशल उसके बाद गो थ्रू करता है हर डिटेल में कि अच्छा इसमें मेरे को क्या तीर रखना है, इसी बात है। मोबाइल में वो लिस्ट खोल प्लेयर्स की कुशल, इसमें देखो, जिस चीज में अगर आपको पता हो कि मुझे आगे पीछे कहीं कहीं फंसना है तो उसमें तैयारी करने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं बोले फंसूंगा तो ही कोई बात नहीं। तो क्या ऐसी चीज है जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच के बारे में आपको नहीं मालूम? हमें वही बताइए। सर ऐसे तो काफी कुछ देखो, वो एक पाई पूरा ऐसा वो आपका पाई होता है जिसमें ये था कि कुछ हमें दुनिया में कुछ ऐसी चीजें जो हमें पता है, वी नो दैट वी नो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पता है कि हमें नहीं पता है, वी नो दैट वी डोंट नो। जैसे हमें पता है कि कार कैसे चलाते हैं, लेकिन कार कैसे बनती वो नहीं पता है, हमें पता है कि हमें नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो उसका हिस्सा है वो ये है, हमें नहीं पता कि हमें पता ही नहीं मतलब क्या है, वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। तो वो सबसे बड़ी चीज़, तो आप है ना उस वाले में आ जाओ। चलो बढ़िया है, लेकिन वर्ल्ड कप आ गया तो आगे हम लगातार पूछते रहेंगे कुशल से। मैं कुशल को बिल्कुल भी ये नहीं पूछूंगा कि जो आज गोल्ड मेडल हमें मिला है तीरंदाजी टीम में, उसमें क्या जो हमारे जीतने वाले सदस्य उनका नाम क्या है एशियन गेम्स में। कुशल रिलैक्स, आई विल नॉट आस्क। उसके बाद स्क्वॉश में भी मिल गया और भी मजेदार हो गया जी। चलिए, स्पोर्टिंग एक्शन तो है बट बाजार का भी एक्शन पूरा बना हुआ है। अरमान बताइए खबरें। जी बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले लीकर कंपनीज, यहाँ पर आपको फोकस रखना है क्योंकि इनके लिए हो सकता है अच्छी खबर आ सकती है। जीएसटी काउंसलिंग से यहाँ पर अच्छी खबर आ सकती है। जो मोलासिस पर जीएसटी है वो 28% से घटकर 5% जो है वो संभव है। वेदांता के मामले में सेट का एक अहम फैसला आता हुआ दिखा है। कैन इंडिया के जो बायबैक मामले में उनको राहत मिलती हुई दिखी है। सेबी की जो पेनल्टी के आदेश को सेट जो है वो खारिज करता हुआ दिखा है।
L&T यहाँ पर इनको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन के लिए इनको लगभग 2,500 से 5,000 करोड़ की रेंज में एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। हिंडाल्को उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन के साथ उन्होंने करार किया है और लंबी अवधि के लिए जो बॉक्साइट और की सप्लाई के लिए जो है ये करार करते हुए दिखे हैं और पहले चरण में 5,500 करोड़ और दूसरे चरण में 2,500 करोड़ जो है इसमें निवेश की योजना है। TCS जॉर्जिया से एक कंपनी को इनको ऑर्डर मिला है और ये अगर आप देखें डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो है उनसे इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है इनको ऑर्डर मिला है। शिपिंग कंपनीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि अप्रैल से सितंबर में जो पोर्ट फ्रेट ट्रैफिक है वहाँ पर लगभग 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और कई सारी ब्लॉक डील्स है जिसमें NHPC 35 लाख शेयर्स, HDFC बैंक 46 लाख, नाइका 11 लाख, NTPC 18 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, ये है आपके लिए कुछ खबरें भी। ज़्यादा बल्क डील्स आज नहीं हुई हैं, खबरें भी ज़्यादा नहीं हैं, बट स्टॉक रोटेशन और एक्शन भरपूर है और हमारे सारे मेहमान भी हैं तैयार। आइए करते हैं सबका स्वागत। सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब, वागले साहब और मेहुल कोठारी साहब। और साथ ही याद रखिएगा हर 15 मिनट आपको अभी भी स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट मिलने वाला है हमारे मेहमानों से, और भी कई सारे मेहमान जुड़ेंगे। हर 15 मिनट में स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट आएगा आपके लिए। और बिल्कुल अनिल जी, जो आज सुबह से स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट रिकमेंड करें, आपका शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ले लीजिए और बाकी एक्सपर्ट्स की तरफ से आया है। जोमेटो की सुबह बात हो रही थी, सारे स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, एक के बाद एक स्टॉक बहुत ही गजब के मुंह दिखा रहे हैं और डे हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं ये सारे स्टॉक। जोमेटो भी देखिए 7% का बड़ा मुंह वहाँ पर आता हुआ दिखा है। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आए थे केनरा बैंक, आइनॉक्स विन, सेठी साहब का आइनॉक्स विन भी बहुत ज़बरदस्त एक्शन में आता है दिखा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन में बढ़िया 3 मुंह बनता हुआ दिखा है। हुडको मजबूत है। तो सारे स्टॉक्स आज टूर्नामेंट स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट इसके लिए तैयार हो जाइए। एक और स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट आपके लिए आने वाला है, तब तक एक बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। L&T में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। पिछले 4 दिनों का टॉप 3,100 के आसपास एक 5 रुपए की रेंज में है, उसको ब्रेक किया है जो फोर्स से किया है। मुझे लगता है ये 3,200 तक जाना ही चाहिए। 1 से 2 दिनों का टाइम दे दीजिए। 3,200 मतलब यहाँ से एक 95 रुपीज़ ऑन द अपसाइड। आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा सिर्फ 20 रुपये नीचे। 3,085 का स्टॉप लॉस, एक 22-23 रुपये नीचे का रिस्क होगा और 85-90 का रिवॉर्ड होगा। टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन। आपके लिए L&T, इस पर रखिए नजर, सुबह से ही आपको एक्शन में आ रहा है और हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी था। सुबह धर्मेश जी से भी बात हो रही थी और स्टॉक मोमेंटम में भी है और नितिन जी के रेडार पर भी था, उन्होंने भी इस काउंटर के नितिन जी आज स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट L&T ही दिया था। बिल्कुल, तो नितिन जी की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जा रहा है वागले साहब को, जिसे वो सहर्ष स्वीकार जरूर करेंगे। ओके, तो L&T मूव में आ रहा है। बाय द वे एक्शन में है स्टॉक, और क्यों एक्शन में L&T थोड़ी देर में हमारी टीम भी आपको बताएगी, बट नजर रखिए L&T पर लगातार आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स भी जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। मैक्स फाइनेंशियल, इस पर एक स्पाइक आया है और सुबह से थोड़ा मोमेंटम भी पकड़ रहा है। एक बार मेहुल कोठारी जी से इसके बारे में बात करते हैं। मेहुल जी, गुड आफ्टरनून। जरा देखें सर, डेज हाई पर है मैक्स फाइनेंशियल, 3.25% की तेजी, अभी अभी एक फ्रेश मूव भी बनती हुई दिख रही है सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो पिछले कुछ वीक्स पहले अगस्त के महीने में अगर हम बात करें तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया था 860-870 के ऊपर। फिर एक अपसाइड देखा हमने 950 के आसपास। अब वो ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है और वहां से घुमा, तो एक रिवर्सल साइन है यहाँ पर। अच्छा खासा मूव यहाँ पे बन सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 880 के आसपास का सपोर्ट है। इस सपोर्ट से एक बार के लिए फ्रेश बाइंग की जा सकती है। फिर से 950 के लेवल्स अपसाइड में देखे जा सकते हैं मैक्स फाइनेंशियल में। 900 तक की तैयारी कर सकता है मैक्स फाइनेंशियल ऊपर जाने की, और इस पर आप रखें पूरा फोकस किया जाए। एक और स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट तैयार है हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर साहब। स्वागत है आपका अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। हाँ सर, आप तो एकदम बिल्कुल, क्या बात है, ब्लू ब्रिगेड क्रिकेट के मूड में है। बताएं सर, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। अनिल जी देखिए, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट एक दिग्गज सरकारी बैंक है जो मुझे काफी पसंद है। आपके चैनल पे पहले भी बता चुका हूँ।
कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 593 पे स्टॉक चल रहा है। मेरे ख्याल से सेकंड क्वार्टर जो आएगा सितंबर का, बहुत ही दमदार क्वार्टर आने की उम्मीद है, क्योंकि सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ जो है वो अभी भी 12-13% है। अभी कल आरबीआई पॉलिसी है, मुझे लग रहा है कि आरबीआई पॉलिसी का कोई बड़ा इम्पैक्ट बैंकों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टेटस को आएगा। लेकिन अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो पिछले साल 57,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। सबसे बड़ी बात, Q1 का नंबर काफी अच्छा था, 7,800 करोड़ की जगह पे इन्होंने 19,000 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में कमाया। और सबसे बड़ी बात, जो कोर बैंकिंग बिजनेस है वो बहुत समय के बाद अभी फास्ट ट्रैक पे आया है। एसेट क्वालिटी देखिए, लोन बुक ग्रोथ देखिए, तो बहुत ही दमदार नंबर्स खेरा साहब ने बताए हैं। सबसे बड़ी बात, उनकी जो सब्सिडरीज है, जैसे कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट है, एसबीआई कार्ड्स है, एसबीआई जो लाइफ इंश्योरेंस का काम करती है, मुझे लग रहा है कि सारे बिजनेसेस अभी काफी वेल पोजिशन्ड है। तो नजरिया अगर आपका अगले 12-15 महीने का है, अगर साल भर का नजरिया है, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 675 680 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक आपको बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो इसका मौका मिस मत करिए। और मुझे लग रहा है कि 12 महीने का ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बेट हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई, जो अविनाश जी की स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट में आ रहा है। बढ़िया एक्शन ये काउंटर आपको दिखा सकता है, अविनाश जी की तरफ से भरोसा भी इस पर बढ़ रहा है। और टारगेट भी देखिए 680 रुपए का, यहाँ से भी 90 रुपए की अपसाइड सर को दिख रही है आने वाले 1 से सवा साल में। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, ये अपना स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट हमारे साथ शेयर करने के लिए भी। कुछ और स्टॉक्स पे भी आप रखिए नज़र जहां पर मूव आ रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर जरा रखिए। अभी अनिल जी बात कर ही रहे थे कि सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में आपको थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है। एक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के चार्ट पर भी चेक ले लेते हैं। 1600 का लेवल अभी अभी इसने क्रॉस किया है। हिमांशु जी गुड आफ्टरनून सर। गोदरेज प्रॉपर्टीज जरा देखें, कल की गिरावट के बाद आज रियल एस्टेट स्टॉक्स बाउंस बैक के मूड में है। गुड आफ्टरनून टू दीप। देखिए, बिल्कुल अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज की बारे में बात की जाए तो 1550-1540 के लेवल्स पर एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आया स्टॉक में। और आज जिस तरह का एक फॉलो अप एक्शन पिछले 2 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद बनता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है कि चार्ट सेटअप स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर आज ये स्टॉक 1600 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो मुझे लगता है कि इस मोमेंटम फर्दर बिल्ड होगा 1640-1650 रुपए की तरफ के लिए। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा वेट करें, फ्रेश खरीदारी के लिए 1600 रुपए के ऊपर टिकने दें। अगर कोई फ्रेश ऑलरेडी खरीदारी की पोजीशन है तो 1585 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करें। के ऊपर टिके तो खरीदें या थोड़ा इंतजार करें नीचे आने का। गोदरेज की प्रॉपर्टी आप गोदरेज प्रॉपर्टीज आप जरूर खरीदें, ऐसा हिमांशु जी का मानना है। हिमांशु जी, वैसे गोदरेज की प्रॉपर्टीज पर भी आपकी कोई राय? अनिल जी, शानदार प्रॉपर्टीज होती हैं, बस इतनी ही रहे हैं। ओके, इतनी ही काफ़ी है सर। बिल्कुल, चार्ट्स भी बढ़िया है। जी जी जी, ओके चलिए आइए बढ़ते आगे। और तैयार है मेहुल कोठारी साहब एक बिगुल के साथ, उनसे लिए जाए उनकी पसंद की पिक BTS डबल टी। मेहुल जी बताएं सर। अनिल जी, एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है, एसपीएल में भी ओपन है, उसका नाम है ई-क्लर्क्स सॉल्यूशंस। ई-क्लर्क्स यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है, एक और मेजर ब्रेकआउट आ सकता है, वो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। 1935 के आसपास का भाव है, 1860 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदना है। इसका अपसाइड टारगेट अनिल जी रहेगा 2100 रुपए का। 2100 रुपए के टारगेट के लिए ई-क्लर्क्स में करें खरीदारी। स्टॉप लॉस क्या बताया? 1860 1860 1860 ये है आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल। धन्यवाद मेहुल जी, बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते आगे और अब आपको बता दें आज एक स्टॉक जो इस मजबूत बाजार में भी कमज़ोर है उस पर करते हैं फोकस, और वो है मैरिको। मैरिको में क्यों है कमज़ोरी बताने के लिए नूपुर हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त। बताइए नूपुर। बिल्कुल सर, Q2 का अपडेट आया मैरिको का, वो काफ़ी कमज़ोर है। उम्मीदें थी कि इस क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आएंगे, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी। पिछले क्वार्टर में 3% की वॉल्यूम ग्रोथ थी डोमेस्टिक। इस बार कंपनी बोल रही है कि लो सिंगल डिजिट होगी, तो 1.5 से 2% की वॉल्यूम ग्रोथ इस बार आ सकती है, पिछले क्वार्टर से भी कम। कंपनी का कहना है कि जो डिमांड है वो उसी लेवल पे जो पिछले क्वार्टर में थी, कोई इम्प्रूव नहीं हुई है डिमांड, जिसके चलते यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सिंगल लो डिजिट में आती हुई दिखेगी। इनफैक्ट कंपनी ने जो अपने प्राइस कट किए
उसके बाद उनका कहना है कि कंसोलिडेटेड लेवल पे जो रेवेन्यूज आएंगे वो भी मार्जिनली कम रह सकते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। उनका ये भी कहना है कि जो मार्जिन्स जो कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट हुई है उसके चलते थोड़ा ग्रॉस मार्जिन्स में थोड़ा असर दिखेगा, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो होंगे उसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लो सिंगल डिजिट में आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे माना जा रहा था कि इस बार प्रॉफिट्स अच्छे आ सकते हैं, तो लो डबल डिजिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो आने वाले कंपनी का कहना है वो उम्मीद से कम है। इनफैक्ट कंपनी ने अपने एड स्पेंड्स को भी बढ़ाया ताकि डिमांड को बूस्ट मिले, उसके चलते भी मार्जिन्स पर असर दिखने वाला है। इंटरनेशनल बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो सफोला में देखिए तो कम 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे आ सकती है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है अपने क्वार्टरली अपडेट में। पैराशूट में भी देखें तो वहाँ पर भी लो सिंगल डिजिट की ही उम्मीद लेके चल रहे हैं। डिमांड आउटलुक आगे चलकर सेकेंड हाफ FY24 के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। फिलहाल ग्रामीण में कोई रिकवरी उतनी रफ्तार से नहीं पकड़ती हुई नजर आ रही है। इस क्वार्टर में भी डिमांड पे इम्पैक्ट था, पिछले क्वार्टर के जैसी ही डिमांड रही, कंपनी ने क्लियरली स्टेटमेंट में कहा है। लेकिन H2 पे उनको भरोसा है मार्जिन्स को लेकर, साथ ही साथ डिमांड रिकवरी को लेकर। लेकिन ब्रोकरेजेस को पसंद नहीं आया स्टॉक, इसलिए गोल्डमैन सैक्स ने जो टारगेट है वो 625 से घटा के 610 कर दिए। तो कमजोर क्वार्टर 2 का अपडेट है, ब्रोकरेजेस को भी ये स्टॉक कम पसंद आ रहा है, इसलिए आज इतना दबाव में है। ओके, तो यह है आपके लिए मैरिको, जहां पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है और स्टॉक पर भी सुबह से प्रेशर आपने बनते हुए देखा है। एक बार सुमित जी से राय भी लेते हैं मैरिको पर। सुमित जी सुबह भी रेडार पर था मैरिको, आप बताएं रिएक्शन आ चुका है 544 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है डेज लो पर, यहाँ से और नीचे जाएगा या इन लेवल्स पर सपोर्ट दिखता है सर आपको? जी थोड़ा सा गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक शायद नीचे में 530 रुपए तक के 525 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। ऊपर के अंदर 550 के ऊपर सस्टेन करेगा तब इसके अंदर एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। जब तक ये 550 का लेवल ऊपर में तोड़ता नहीं है तब तक थोड़ा सा डाइसी है और 15-20 रुपए का फॉल और मैरिको के अंदर यहाँ से नीचे में देखने को मिल सकता है। आपके लिए मैरिको जहां पर आपको रखनी है नजर। राइट्स पर भी रखिए नजर। 11 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्ट्स के लिए बांग्लादेश का ये एक रेलवे प्रोजेक्ट है। 11 करोड़ का प्रोजेक्ट तो हमारे वैल्यू में करीब 90 करोड़ के आसपास की वैल्यू इस पर निकल कर आती है। इसके लिए कंपनी करीब L1 बिडर है, 85 करोड़ की वैल्यू निकल कर आती है, इस पर रखिए नजर। 924 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आ रहा है। चलिए ये आपके और लेवल निकल कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी सबसे लोएस्ट बिडर घोषित की गई है, तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखते हैं क्या वैल्यू निकल कर आती है। 925 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। देखते हैं क्या ऐसा एक्शन होगा। स्टॉक में एक स्पाइक आपको जरूर आते हुए दिख रहा है। राइट्स, एक बार सुमित जी से राइट्स के चार्ट पर भी राय लें। सुमित जी, रेलवे स्टॉक्स एक्शन में रहते हैं, राइट्स जरा देखिए और बताइए क्या व्यू बनता है इसके। रेलवे स्टॉक्स में तो अभी और एक्शन देखने को मिलेगा। राइट्स के अंदर मोमेंटम तेजी का बनना चाहिए। स्टॉक पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद अब लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 460 470 के पास दिखाई दे रहा है और ये स्टॉक मेरे को लग रहा है यहाँ से ऊपर में जैसे ही 490 का लेवल तोड़ेगा 490 का लेवल ब्रेक करने के बाद तो मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ और 515 से 525 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में राइट्स में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन होल्ड करें, ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। होल्ड करें पोजीशन और अचानक से तेज उछाल इस ऑर्डर की खबर के दम पर आता हुआ राइट्स में आप देख सकते हैं। और ये कंपनी रेलवे की ऐसी जो न सिर्फ इंडिया में काम करती है बल्कि दुनिया भर में अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेती है और उनमें कंसल्टेंसी करने का काम करती है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के ऑर्डर की खबर आते ही इस स्टॉक में शानदार एक्शन दिख रहा है। आइए एक्शन को बढ़ाने को तैयार है आगे हिमांशु गुप्ता साहब। क्या बात है आज, बहुत जल्दी, वेरी नाइस, बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है और खरीदना है KPIT टेक्नोलॉजीज। 1160-1162 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं। इस पूरे स्पेस में अनिल जी आज मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है और यह स्टॉक एक काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है और जिस तरह से चार्ट फॉर्मेशन बने हुए हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। 1200-1210 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन लेवल्स पर छोटी मोटी कोई गिरावट पर स्टॉक में खरीदारी करें। 1140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ KPIT टेक में खरीदारी करके चलने की सलाह।
अभी खरीदें छोटी मोटी गिरावट पर। इसी में एक थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन ले रहा है मुझे हिमांशु जी, छोटी गिरावट पे खरीदना है या मोटी पे, या दोनों पे खरीद के एवरेज कर लें? अरे कि मोटी नहीं है तो अच्छा है, छोटी पे ही खरीदना है। डन, बहुत ही बढ़िया, यू स्टैंड क्लेरिफाइड। ठीक है, छोटी वाली पे खरीदे, मोटी वाले पे फिर से कंसल्ट कर लें क्या करना है क्या नहीं करना है। 1140 का स्टॉप लॉस, हाँ वैसे भी 1140 का स्टॉप लॉस दिया तो मोटी होगी कैसे? हाँ। उसके पहले तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर ही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ओके, तो हिमांशु जी की राय आपके लिए केपीआईटी पर आती हुई। आइए, सेठी साहब है तैयार, और सेठी साहब वैसे तो आपको तैयार होके 2:30 बजे देते हैं सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक, लेकिन सेठी साहब तैयार है आपके लिए टूर्नामेंट वाले तो नहीं दीदी, अरे आज तो अच्छा, वो तो सुबह दे डबल दिए दिया थे। अरे सेठी साहब सुबह का जोमेटो आपके देने के बाद काफी लोगों ने ऑर्डर किए हैं वहां पर। नहीं बिल्कुल अनिल जी, सुबह 2 स्टॉक्स दिए थे मैंने, तो एक एडिशनल दे दिया था। जोमेटो बहुत अच्छा किया, 6-7% ऊपर गया आज, और दूसरा आइनॉक्स विंड भी अच्छा कर रहा है, 201 तक के हाइस करके फिर अभी भी 2-3% ऊपर है। तो दोनों स्टॉक ने कमाल किया, और ये तो टूर्नामेंट चलने तक का स्टॉक है, तो यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में और दिखने चाहिए दोनों स्टॉक्स में। तो पूरा 6 हफ्ते का स्टॉक है, तो आराम से आप होल्ड करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। और सेठी साहब भले जल्दी जुड़ गए, हम भी कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी करके सेठी साहब के पास जाके ऐसा पूछ नहीं लेंगे सेठी साहब स्टॉक बता दो। 2:30 का करेंगे इंतजार। तब तक आइए, डिफेंस सेक्टर में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्वदेशीकरण की 5वीं किस्त एक तरह से जारी की है, जिसमें कुछ और ऐसे नाम आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस लिस्ट के क्या मायने हैं। अरमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अरमान बताइए डिटेल्स। जी बिल्कुल सर, ये 5th जो है ये लिस्ट जारी होती हुई दिखी है, इसमें कुल 98 आइटम्स जो है उसमें शामिल किए गए हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स उनकी तरफ से जो है लिस्ट जारी होती हुई दिखी है। अब इसमें कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आप प्रमुख वस्तुओं की अगर आप बात करें उसमें रडार सिस्टम्स हैं, डिफेंस वाहन हैं, विभिन्न कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स यहाँ पर भी हैं, और हवाई और ड्रोन वस्तुएं जो वो सारी जो है यहाँ पर शामिल होती हुई दिखी है। अब इसमें कई सारी कंपनियों पर आपको फोकस रखना है, जैसे मिसाइल, रडार्स और उन सिस्टम्स के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रा माइक्रो, भारत डायनामिक्स, डेटा पैटर्न जैसी कंपनियां हैं जो इनके मिसाइल्स, रडार्स और सिस्टम्स बनाती हैं। डिफेंस व्हीकल्स में आपको BML, टाटा मोटर्स यहाँ पर फोकस रखना है। नेवी के हिसाब से अगर आप बात करें तो कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, गार्डन रीच, और ड्रोन्स के हिसाब से आइडिया फोर्ज यहाँ पर आपको फोकस रखना है। अब इस ओवरऑल सेक्टर की अगर आप बात करें तो FY23 में स्पेसिफिकली रक्षा उत्पादन का कुल जो अगर आप देखें खर्च 1 लाख करोड़ से भी जो है के पार जा गया था, जो कि अगर आप पिछली बार से कंपेयर करेंगे तो वहां से 12% ऑलरेडी बढ़कर आता हुआ दिखा है। उसी के साथ साथ अगर आप 2014 की तुलना में अगर आप देखें तो जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वहां पर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होती हुई दिखी थी। पिछले 3 साल में जो डिफेंस एलोकेशन है वहां पे आपको लगभग 4.7 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा, और इन सभी कंपनियों की ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे काफी बढ़िया आती हुई दिखी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 81,000 के आसपास, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 65,000 करोड़, कोचिन शिपयार्ड 21,000 करोड़, मजगांव डॉक 29,000, भारत डायनामिक्स 20,000, BML लगभग 9-10,000। सभी कंपनियों की ऑर्डर बुक काफी बढ़िया आती हुई दिखी, और ये अब नई लिस्ट आई है, उससे और नए ऑर्डर इन्फोज इन सभी कंपनियों के लिए आ सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए इस समय डिफेंस स्टॉक्स पर एक्शन भी अच्छा बनते हुए दिख रहा है। नई लिस्ट भी आई है और सुबह से डिफेंस स्टॉक्स भी थोड़ी तेजी में आ रहे हैं। एक बार सेठी साहब से भी राय ली जाए डिफेंस स्टॉक्स पर। सेठी साहब बताएं सर, फ्रेश लिस्ट जारी हुई है और अब जो इंपोर्ट बैन में लिस्ट आ गई है वहां पर 500 से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ भारत में बनेंगे। ये बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, और आज सुबह से ही पूरा सेक्टर फोकस में है, और वैसे भी ये सेक्टर एक पसंदीदा सेक्टर है। यहाँ से कई सारे स्टॉक्स मैंने बार बार रिकमेंड किए हैं, और मुझे लगता है ये जो फ्रंटलाइन कंपनीज है जैसे BEL है, HAL है, जो F&O में भी ट्रेड होती है, वहाँ पे अच्छी तेजी होनी चाहिए, वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में रहना चाहिए। फिर भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो कि पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा करेक्ट हुआ हुआ है, वो भी अच्छा लगता है। फिर जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां जैसे आइडिया फोर्ज का नाम लिया, पर इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज जो मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, जो मैंने बहुत नीचे लेवल से रिकमेंड किया हूँ। प्लस इवन मैपमा इंडिया भी आजकल ये ड्रोन के कारोबार में आ रही है, उन्होंने भी एक कंपनी को एक्वायर किया है, तो वो भी एक अच्छा स्टॉक है। और एमटार टेक्नोलॉजीज, फिर डेटा पैटर्न्स, तो सभी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये स्टॉक्स यहाँ से भी और अच्छा करेंगे, बिकॉज सरकार का पूरा फोकस है, और हर रेगुलर इंटरवल्स पे नए नए ऑर्डर्स आते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं, तो ऑल इन ऑल इट्स पॉजिटिव फॉर द सेक्टर।
तो ये राय है आपके लिए। पूरे सेक्टर के लिए ये अच्छी खबर आती है दिख रही है। आज स्टॉक फिर से एक्शन में बनते हुए दिख भी रहे हैं आपको। आइए बढ़ते आगे और सचिदानंद तेकर हमारे साथ हैं तैयार। बिगुल उनके लिए स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। सचिन जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप इससे पहले कि स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट बताएं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कल खराब माहौल में जब बाजार काफ़ी ख़राब थे उस समय आपने आईटी स्टॉक्स के मोमेंट को बहुत अच्छे से पकड़ा। कल मुझे याद है कोफोर्ज बहुत ही अच्छे लेवल पर 5120 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहाँ पर एकदम रिकमेंडेशन आई और वहाँ से आप देखिए करीबन 100 रुपये स्टॉक अच्छा रनअप दे चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बताएं सर आपका स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु एंड थैंक यू सो मच सर। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बन रहा है यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्टर्स पे फोकस होगा, बट टूरिज्म में जो एक रिवाइवल है स्पेशली एयरलाइन काउंटर्स में, तो मुझे लग रहा है इंडिगो में पिछले 3 महीनों का जो एक डाउन ट्रेंड थी वो कहीं जाकर थम चुकी है एंड वहाँ पर एक काफ़ी क्लासिकल बेरिश वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। जिस तरीके से ये फ्लोर यहाँ पर नजर आ रही है, मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम बनेगा वो मोमेंटम काफी महीनों तक सस्टेन होना चाहिए। सो क्लियरली एक काफी बड़े सेक्युलर बुल रन में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा था, बट पिछले 3 महीनों का जो दबाव है उसके बाद मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर इंडिगो में खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 2460 के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। वीकली एंड मंथली चार्ट्स पे दोनों पे भी यहाँ पर रिवर्सल के ही साइंस है। तो लगभग 2900 का एक पोजिशनल टारगेट यहाँ पर अवेलेबल है, बट इंटरमीडिएट टारगेट भी मैं दूंगा 2640 का एंड स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ से 2380 का, जो आपको वीकली बेसिस पे क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है एंड खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। तो ये है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन जहां पर आपको करनी है नजर। बाय द वे बधाई हो क्योंकि एक और गोल्ड आ गया है भारत के नाम। आर्चरी में हमारी टीम जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और एक और आर्चरी में आपके लिए गोल्ड आते दिख रहा है। आई थिंक कल और आज के बीच में 3 आर्चरी के गोल्ड आपने जीत लिए हैं। 21वां गोल्ड मेडल हो चुका है कंपाउंड आर्चरी में। ये आपको इस समय गोल्ड आते हुए दिख रहा है। ये आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट है, तो बधाई हो एक बार फिर से हमारे सारे एथलीट्स को और स्पेशली हमारी आर्चरी टीम को, जहां पर आपको एक गोल्ड मेडल आते हुए दिखा है। कंपाउंड आर्चरी में आपको एक गोल्ड मेडल आते हुए दिखा है। चलिए इस पर है हमारी नज़र इस समय। आइए स्ट्रैटेजी भी लेनी है अनिल जी की तरफ से और फिर सिटी साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पहले लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, एक दिन मूड सुधारने के बाद डाउ फ्यूचर्स आपके वापस गिरे हैं। कल शाम डाउ 125 अंक ऊपर था, इस समय डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट उतने ही आपको नीचे दिख रहे हैं। नास्डैक फ्यूचर्स में भी प्रेशर बना हुआ है सर और S&P फ्यूचर्स में भी प्रेशर बना हुआ है। तो एक दिन की राहत के बाद अमेरिकी बाजार आपके लिए एटलीस्ट फ्यूचर्स आपके लिए फिर खराब हो रहे हैं। यूरोप ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। एशिया में आज आपने अच्छी मूव दी है, सारे एशियन मार्केट्स आपके लिए आज पॉजिटिव थे। हमारे बाजार भी होल्ड आउट कर रहे हैं, रुपया भी स्टेबल है, कमोडिटीज में भी ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं बन रहा है सर, बट अमेरिकी फ्यूचर्स कमजोर हैं। क्या करना है अनिल जी? देखिए डेटा ये बता रहे हैं कि 19,500 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 4.5 करोड़ शेयर खड़े हैं पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेकर और 19,600 में 5.25 करोड़ शेयर खड़े हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेकर। तो न 19,500 के नीचे बंद होने की इच्छा है निफ्टी की, न 19,600 को पार निकाल पाएगा। 19,550 लड़ाई झगड़े वाला मेक और ब्रेक लेवल है। 3 करोड़ 10 लाख शेयर 19,550 के पुट में है और 3 करोड़ 85 लाख शेयर 19,550 के कॉल पर है। और इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड बन सकता है, लो रिस्क वाला, एकदम लो रिस्क वाला। हाँ, ओके बताइए। तो अगर आप कहें तो बिगुल बजा दें आज के 2000। बिल्कुल, आइए अनिल जी के लिए 2000 का बिगुल। यस सर। 19,546 पे आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल। आज ही की एक्सपायरी वाला 19,550 का पुट 7-8 रुपए में ट्रेड कर रहा है, सिर्फ 7-8 रुपए में 19,550। इसको हीरो या जीरो मान लीजिए। हीरो अब तो ये हीरो यानी एक ही घंटा बचा है, 8 ही रुपए के आप सस्ता मिल रहा है। ठीक है, ये पुट खरीदना चाहिए। ओके। और पुट के टारगेट आप रखिए 30, 40 और 50 रुपए। ओके ठीक है, मिनिमम ये टारगेट रखिए चलिए 30, 40 और 50। 19,550 का एट द मनी पुट खरीदिए। क्यों खरीदना है? क्योंकि देखिए पूरे दिन भर आप एकदम छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं
दो वजह है। एक वजह 19,550 के पुट पर 3 करोड़ 10 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे थोड़े से ज़्यादा हैं, 3 करोड़ 50 लाख शेयर, यानी कि कॉल राइटर्स यहाँ पर थोड़ा सा हावी है और पिछले घंटे भर से कोशिश कर रहा है निफ्टी 19,550 के ऊपर निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? उसका दूसरा बड़ा कारण है जो शायद अभी नहीं पता चल रहा, आधा घंटे बाद पता चलेगा, और वो आ रहा है डाउ फ्यूचर से। हमने शुरुआत की कार्यक्रम की तब डाउ फ्यूचर्स 5-10 पॉइंट नीचे थे, अब 125 पॉइंट नीचे हो चुके हैं। तो ये डाउ फ्यूचर्स का दबाव अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 3:15 बजे तक समझ में आने लगा, 3 बजे तक समझ में आने लगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं मैं बहुत 19,500 के नीचे की कमजोरी नहीं देख रहा, लेकिन आपको 7-8 पॉइंट में पुट खरीदना है और उसके बाद अगर आपका 2 गुना 3 गुना हो जाता है और रिस्क भी आपकी कम है 0-0 ट्रेड में, तो मुझे लगता है 19,550 का एक पुट लेकर जितना आप उतना ही खरीदें जितना आपको लगे 0 हो जाएगा तो मुझे दिक्कत है। पॉइंट भी 7-8 ही जा रहे हैं, तो आप उतना 0 के हिसाब से खरीद के रख लीजिए। तो 19,550 का पुट खरीदना है। 125 पॉइंट देखिए देखते देखते डाउ नीचे हुआ है। सो आई थिंक थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स का प्रेशर है ना, पूरे दिन भर की मजबूती के बाद थोड़ी बहुत तो ऐसे लोग होंगे जो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आएंगे, तो वो एक बार 25-50 पॉइंट नीचे निफ्टी को ला सकते हैं और वहाँ पर फिर आप आराम से, और एक बार पहला टारगेट आपका आ जाता है, समझो आप 20 पॉइंट तक पहुँच जाते हैं, तो फिर आप अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लें और इंतजार करें 19,500 510-15 के आसपास जब इस पर स्पॉट लेवल पर निफ्टी आए तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक बार नीचे आ सकता है, तो मैंने हाथों हाथ आपको स्ट्रेटजी भी दे दी। 19,550 का पुट 7-8 पॉइंट पे खरीदिए। अब आइए बैंक निफ्टी 44,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दीप यहाँ पर 44,200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 44,300 के आसपास स्ट्रॉन्ग रुकावट। 24 लाख शेयर दोनों जगह पुट और कॉल में खड़े हैं। 3 बजे तक अगर आप 44,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप नीचे 44,000 तक की रिस्क खुलती, जो कि होगा नहीं आसानी से, और ऊपर में 44,300 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो भी आप 44,500 तक का रास्ता खुलते हैं। तो मुझे लग नहीं रहा है कि बैंक निफ्टी में कोई बड़ा होना है। नीचे में 44,150 200 पे सपोर्ट ले लेगा, ऊपर में 44,350 400 पे रुकावट आ जाएगी। सो बैंक निफ्टी पे मेरा कोई ट्रेड इस वक्त नहीं बन रहा। निफ्टी हल्का सा कमज़ोर हो सकता है, ऐसे में हो सकता है बैंक निफ्टी 44,150 के आसपास आए तो वहाँ बैंक निफ्टी खरीदारी करने की राय होगी। निफ्टी भी खाली आखिरी मिनटों का ट्रेड है, ये एक्सपायरी वाला ट्रेड है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि बहुत कोई ख़राब होने वाला है। सो अगर 51 पॉइंट आपको मिल जाते हैं निफ्टी में, 40-50 पॉइंट, तो आपके पुट ऑप्शन में काम हो जाता है। ये स्ट्रेटजी आप लेकर चल सकते हैं निफ्टी पर। ये है 2:30 बजे की, बड़े दिनों बाद कोई अच्छा ऐसा ऑप्शन पकड़ में है आपको। हाँ, समझ गया सर। चलिए आइए बढ़ते आगे और बिगुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी अगेन। अनिल जी वेलकम अगेन सर। अनिल जी 2 स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के ही हैं जिनमें खरीदारी करनी है। जो अनिल जी आज का पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी, स्टॉक का नाम है कैपासाइटे इंफ्रा, जो अभी 211 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एक ये इनडायरेक्ट प्ले है मुंबई के रियल एस्टेट का, जो ये कंपनी स्पेशलाइज करती है हाई राइज कंस्ट्रक्शन करने में, जो हाई राइज बिल्डिंगें बनती है उसको बनाने में ये स्पेशलाइज करती है, और एक ज़बरदस्त इनकी क्लाइंट लिस्ट है। म्हाडा के लिए काम करती है, सिडको के लिए करती है, फिर इनका टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ भी एक म्हाडा के प्रोजेक्ट के लिए एक जॉइंट वेंचर है इनका, और जितने बड़े बिल्डर्स हैं मुंबई में जैसे लोडा, फिनिक्स, ओबरॉय, रहेजा, रेमंड, गोदरेज, सबके लिए ये कंस्ट्रक्शन करती है। और हमने देखा 2-3 दिन पहले अपने जी बिजनेस पे रिपोर्ट थी कि सितंबर महीने में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है जिस तरह के रजिस्ट्रेशंस हुए हैं सितंबर महीने में मुंबई में रियल एस्टेट के। तो उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कैपासाइटे जैसा स्टॉक कंपनी जो कि इनके लिए कंस्ट्रक्शन करती है डेफिनेटली होगी। और फिर इन्होंने लास्ट क्वार्टर में अडानी और डीएलएफ इन दोनों को भी एज अ क्लाइंट शामिल किया है या उनके लिए भी काम कर रहे हैं। और हमने देखा है अडानी को धारावी के रीडेवलपमेंट का भी काम मिला 23,000 करोड़ का, तो वहां से भी मुझे लगता है इस कंपनी के लिए अच्छा ट्रैक्शन रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में। और बाकी अच्छे नतीजे थे, कंपनी का पूरा फोकस है एग्जीक्यूशन के ऊपर, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्लोज टू 20%। और इस स्टॉक में भी FIS DIS भी बुलिश लगते हैं, अराउंड 23% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सोसाइटी जनरल है, फिर मिरे एसेट मैनेजमेंट, निप्पॉन और बाजार के कुछ दिग्गज निवेशक भी निवेशित है। मुझे लगता है स्टॉक को खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 230 रुपए का, स्टॉप लॉस सकता है 205 रुपए का। के 205 का स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट। कैपेसाइट इंफ्रा ये है आपके लिए पहला स्टॉक सेठी साहब की तरफ से आता हुआ दिख रहा है इस वक्त, इस पर करिएगा फोकस। आशु मदान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आ जाएं तो हम पहले आशु सर का स्वागत कर लेते हैं, फिर सेठी साहब से हम दूसरे पिक भी लेंगे।
थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। तब तक आइए वागले साहब के लिए एक बिगुल वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, शायद ये स्टॉक सुबह कवर हो चुका है, लेकिन मुझे अभी इसका पैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा है। बीएस सॉफ्टवेयर, बिरला सॉफ्ट 514-515 के आसपास है। ये 510 के पार निकलने के बाद इसमें स्ट्रेंथ आई है। मुझे लगता है 530 से 535 एक से 2 दिनों का टारगेट इसमें बनता है। आपका स्टॉप लॉस 510 के हल्के से नीचे होना चाहिए। 5 रुपए का रिस्क होगा 1% का, और लगभग एक 20 रुपए अपसाइड के लिए प्ले करना है 1 से 2 दिनों में। अच्छा, पहले तो ये बिरला सॉफ्ट था, बाद में सुमित जी ने इसको बी सॉफ्ट कर दिया। सॉफ्ट कर दिया। अब वागले साहब ने बीएस सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कर दिया। वागले साहब वी आर कंफ्यूज। नहीं सॉरी अनिल जी, गलती हो गई। अच्छा, किससे? सुमित जी से? मेरे से। ओके, चलिए, बिरला सॉफ्ट ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करनी है। सुबह बिरला सॉफ्ट किसने रिकमेंड किया था? सुमित जी आपने किया था ना? सुमित जी का ही था। मैंने किया था। तो आप कोई खास वजह कि आप बी डॉट सॉफ्ट कहते हैं इसे? अनिल जी, इसका टिकर भी सॉफ्ट है। अच्छा, टिकर बी सॉफ्ट है, फिर ठीक है, देन इट इज ग्रांटेड। मैंने सोचा आगे कल को ये भी हो सकता है बी डॉट सॉफ्ट टेक में वहाँ डॉट लगा। हाँ, मतलब बोलने के अलग अलग तरीके बन सकते हैं। 510 का स्टॉप लॉस, 530 और 535 के टारगेट के लिए। आइए एक और बिगुल सेठी साहब के लिए, उनकी तरफ से आएगी दूसरी पिक। जी सर बताएं। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है वो स्टॉक है टेक्सटाइल स्पेस का स्टॉक है। काफी दिनों बाद कोई टेक्सटाइल स्टॉक आया है रडार पे। अनिल जी, खरीदारी करने की सलाह गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पे, जो अभी 785 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। भारत की वन ऑफ द लीडिंग अपैरल एक्सपोर्टर है और बहुत ही इंप्रेसिव क्लाइंट लिस्ट है। जितने इंटरनेशनल पॉपुलर ब्रांड्स है जैसे गैप है, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर, बनाना रिपब्लिक और वॉलमार्ट, इन सब को कैटर करती है। कंपनी का अराउंड 65 to 70% जो है सेल्स यूएस से आती है और 80% रेवेन्यूज करीबन इसके एक्सपोर्ट से आते हैं। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है। हाल ही में कंपनी ने अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है। एक नई यूनिट शायद इनकी एमपी में स्टार्ट हुई है और एक बांग्लादेश में भी एक प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं ये कंपनी। अब बाकी हम देख रहे हैं टेक्सटाइल कंपनीज को भी एक तो चाइना +1 का बेनिफिट, फिर आपके पीएलआई स्कीम का बेनिफिट ये मिल रहा है, तो उसके कारण से भी मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए। फिर ये भी अटकलें हैं कि जो यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है वो भी देर सवेर होना चाहिए, और वो अगर होता है तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, तो उसका एक बड़ा फायदा गोकुलदास जैसी कंपनी को हो सकता है। बाकी एफआईएस डीआईएस भी अच्छे खासे बुलिश है, अराउंड 37-38% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें गोल्डमैन सैक्स है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एचएसबीसी, फिर एसबीआई और निपॉन एसेट मैनेजमेंट, ये सब भी इसमें निवेशित है। मुझे लगता है ये स्टॉक अब करंट लेवल्स पे एक अपने हाइट से करेक्ट होकर एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 825 इन द शॉर्ट टर्म, स्टॉप लॉस ऑफ 770। 770 के स्टॉप लॉस के साथ आप करें खरीदारी। गोकुलदास एक्सपोर्ट में ये स्टॉक है जो रहेगा आपके लिए भरपूर एक्शन में 825 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आशु सर से मुलाकात करने का। स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट आशु सर की तरफ से। सर स्वागत है आपका। बताएं सर कौन सा स्टॉक चुना है आपने स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट? अनिल जी देखिए, कोई सरप्राइज नहीं है। ये पिछले 10 दिन में 2 बार हमारी डिस्कशन हुई स्टॉक के बारे में और कल भी डिस्कशन हुई स्टॉक के बारे में। और अनिल जी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहता हूँ कि ये अनिल जी मेरा वन ऑफ द रेयर इन्वेस्टमेंट है, तो मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। और इससे मतलब ये कुणाल जी ये सुन के बहुत खुश होंगे कि वेलकम टू दी इन्वेस्टर क्लब। तो अनिल जी वो स्टॉक का नाम है जोमैटो। अनिल जी मैं इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ जब से एक तो फंडामेंटल रीजन बने और उसके बाद मैंने बहुत पहले आपको बोला जो वर्ल्ड कप अप्रोच कर रहा है। अनिल जी मुझे इसमें आपको 2-3 चीजें बोलनी है और 2-3 चीजें आपसे हेल्प भी चाहिए, पर्टिकुलरली आशीष से। अनिल जी नोट करके बताना। एक तो अनिल जी देखिए हमने एक पोर्टफोलियो भी बनाया है कि जुबिलेंट फूड, इंडियन होटल, ये सब जो भी बेनिफिशरीज होंगे वर्ल्ड कप के। अनिल जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जोमैटो है वो जुबिलेंट फूड का डोमिनोज ही नहीं, वो केएफसी भी लाएगा, हल्दीराम भी लाएगा, मैकडोनल्ड्स भी लाएगा, सब लाएगा। इंडियन होटल का भी अनिल जी जो वहां रहेगा, एक आपने नया ट्रेंड देखा होगा, नहीं शायद आपने नहीं देखा होगा क्योंकि आपका उठना बैठना अनिल जी सेठी जी के साथ है।
तो हम जैसे जो मिडिल क्लास है अनिल जी, आजकल अगर 5 स्टार्स में भी रहते हैं ना, तो एक नया ट्रेंड चालू हो रहा है कि वो वहां के चाइनीज रेस्टोरेंट से सुशी मंगाएंगे तो 4000 की आएगी। तो वो भी अनिल जी जोमेटो स्विगी हो रहा है कि 5 स्टार में रह तो लेते हैं। एक मिनट, ये चीज़ तो क्लियर यहीं पे करना जरूरी है कि जैसा आप तो मतलब मैं अपर क्लास हूँ, आशीष जी मिडिल क्लास। भाई साहब जरा एक बार मुझे बताइए, ये पूरे हिंदुस्तान भर में कौन घूमता रहता है? एग्जैक्टली। गोवा कौन जाता है घूमने फिरने? मतलब अभी लास्ट वीक दुबई गए थे। लास्ट वीक दुबई कौन गया? कौन मिडिल क्लास है, कौन अपर क्लास है? बताओ सेठी जी, फैसला करिए। अनिल जी, आशु जी ने गलत बोला। एक तो स्टॉक भी मेरा वाला ले लिया, ये कंप्लेन तो मेरी भी है। सही बात है। मेहनत करी नहीं, इसमें मुझे सुना और स्टॉक ही वही ले लिया। अनिल जी, भाई द वे आशीष जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हूँ। बहुत सारे बार ऐसा होता है 5 स्टार में रह के लोग ऑर्डर देके मंगवा लेते हैं, पिज़्ज़ा वीज़ा ये वो, बराबर वही पिज़्ज़ा खाओ 5 स्टार वाला 2000 रुपये में मिलेगा और स्वाद वो नहीं आता। हाँ, तो बिल्कुल आपका लॉजिक एकदम परफेक्ट 100% सही है। और जोमेटो के मामले में मैं एक मिनट सेठी जी कुछ कह रहे हैं। जी सेठी जी। अरे अनिल जी, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है। मैं और आपको एक बार साथ से एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहने का मौका मिला था। हाँ, तो आपने अनिल जी वहां घुसते ही बोला रुको पहले चाय मंगवाते हैं। फिर याद आया आपको अनिल जी, चाय पी और फिर जो चाय का स्वाद था देख के बोला हाँ पक्का 5 स्टार होटल है। पक्का चाय थी। अगर चाय में आपके कोई स्वाद ना हो, बिल्कुल भी कड़क ना हो और गुनगुनी हो, ठंडी तो नहीं कह सकते, गर्म तो होती नहीं है, तो समझ लीजिए आप 5 स्टार में हैं। आपने चाय वहीं से मंगाई। हाँ, तो मतलब कई बार ऐसा होता है, बहुत खराब चाय बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए भी आप में आर्ट होनी चाहिए। ऐसा हर कोई आसानी से इतनी खराब चाय बना नहीं सकता। हाँ। तो ऐसा एनीवे, तो आशीष सर बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। मैं और सेठी साहब आपके साथ बिल्कुल साथ हैं, बनाएं सर। हाँ, तो अनिल जी ये ट्रेंड भी कैचअप कर रहा है और इसमें मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों को ना अब वो पहले शर्म आती थी या लगता था कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल होता है। तो ये ट्रेंड कैचिंग अप है। और अनिल जी, मैं आप जो जिस रिसर्च की बात कर रहा था जिसकी हेल्प आशीष से चाहिए, अनिल जी, एक तो जो इंडिया का मैच होगा उस पे डेटा चाहिए कि कितनी डिलीवरी बढ़ती है। दूसरा अनिल जी, जिसपे इंडिया 300 प्लस बनाती है उस पे डिलीवरी कितनी बढ़ती है। और अनिल जी तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे इंडिया चेस कर रही है और उस पे अनिल जी वो जो मतलब इतना क्या कहते हैं इतना एक्साइटिंग मैच होगा जिसमें इंडिया चेस कर रही है और अच्छा खेल रही है। अनिल जी उसपे खाना बनाना तो क्या खाने तक नहीं उठा जाएगा। तो अनिल जी ऑर्डर तो ये मतलब हर तरह से ये बहुत मतलब मजेदार आपका रिसर्च निकल के आएगा। और आशीष को सर प्लीज बिल्कुल काम पे लगा दो कि किस किस मैच पे किस किस सिचुएशन पे कैसे डिलीवरीज बढ़ती है। तो अनिल जी ये बहुत मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा क्वार्टर जाने वाला है। और प्लस अनिल जी नॉर्थ इंडिया में तो वैसे भी अब ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो अनिल जी ये दिवाली कार्ड पार्टीज और ये सब हाउस पार्टीज शुरू हो जाती है जिसमें रेस्टोरेंट कम हो जाता है और डिलीवरी ज्यादा हो जाती है क्योंकि घर पे होती है। तो अनिल जी मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है और जो ये क्वार्टर होने वाला है, बम्पर क्वार्टर होने वाला है जोमेटो का। नॉर्मली अनिल जी जिस स्टॉक में बहुत सारे लोग निवेशित रहते हैं और मतलब मुझे भी जिसने मजबूर कर दिया लेने के लिए अनिल जी, ऐसे वो चारों इक्के जो आप मिल जाते हैं, मैं थोड़ा वो मतलब ओवरबॉट के चक्कर में रिजर्व रहता हूँ। बट अनिल जी मुझे लगता है कि ये इसमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन आना चाहिए स्टॉक के अंदर। इसका मतलब तो ये मैं आपको बता दूं कि जिस मैच में इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी और बड़े स्कोर वाला होगा, 50 ओवर तक चलेगा, रात को 12 बजे तक, उस दिन बिक्री बहुत बढ़ेगी। गुड पॉइंट है ना, बिल्कुल। ये एकदम क्लियर। अच्छा आशीष सर, कोई टारगेट? अनिल जी टारगेट तो मतलब ये तो मेरी वैसे लॉन्ग टर्म पिक है अनिल जी के, मतलब अब टारगेट तो अनिल जी मतलब कुछ भी हो सकता है। ये तो अब ये अपने डिपेंड करता है अनिल जी कि किसको कितने में बुक करना है। लंबे टारगेट के लिए तो और 10 ईयर के लिए तो आप मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई डर नहीं है। मैं देता हूँ सर, कोई बात नहीं। 120 शॉर्ट टर्म टारगेट जो मेरा था वो आने की तैयारी में, बिल्कुल। और 150 का थोड़ा आगे का टारगेट है। 120 और 150 का है। आई एम श्योर ये क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे, रिजल्ट आएंगे, बहुत मजबूत आने चाहिए। तो जोमेटो वेलकम टू आवर क्लब। आशु जी भी आ गए। आशु जी भी आ गए। आप बोल रहे आप उनके क्लब में पहुंचे हो, कुणाल जी के क्लब में। कुणाल जी के पास किधर जोमेटो है? जोमेटो तो हमारी रिकमेंडेशन में लिस्ट में 45 के लेवल। नहीं, कुणाल जी का भी रहा है, एक बार रहा है, एक बार। कहाँ है कुणाल जी? दिख नहीं है। अरे अभी कुणाल जी आज है नहीं ना, न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने गए। न्यूजीलैंड, हाँ, आज सुबह से न्यूजीलैंड की जर्सी पहन के बैठे थे। और तो कुणाल जी आज अनुपस्थित है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन जोमेटो, आशु सर की पसंद का शेयर। L&T, ये एक और शेयर जो आज सबको पसंद आता दिख रहा है। इसमें एक्शन भी भरपूर है। वागले साहब ने भी आज शो शुरुआत में रिकमेंड भी किया है। अरमान है तैयार L&T में इतनी तेजी की वजह बताने के लिए। अरमान।
जी सर, कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। आज भी ऑर्डर मिला है, कल देखे तो कल भी ऑर्डर मिला था, उसके पहले वाले दिन देखे वहाँ पर भी ऑर्डर मिला था। अगर मैं पिछले सिर्फ 1.5 महीने की बात करूँ तो कंपनी को 16,000 से लगभग 27,500 लगभग 28,000 करोड़ के ऑर्डर सिर्फ पिछले 1.5 महीने में मिलते हुए दिखे हैं, जिसमें 3 दिन का तो मैंने ऑलरेडी जिक्र करा। उसके पहले आपको 29 सितंबर को, 23 अगस्त को, 21 अगस्त को, तो जैसा कि मैंने कहा लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि सिर्फ एक सेगमेंट से नहीं, कंपनी को जो जितने डाइवर्सिफाइड सेगमेंट है सभी सेगमेंट से ऑर्डर मिल रहे हैं। जैसे आज के अगर आप ऑर्डर देखें जो बिल्डिंग और फैक्ट्री कारोबार के लिए मिला, उसके पहले पावर कारोबार के लिए, उसके पहले अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा, फिर हैवी सिविल सेगमेंट जो है उसके लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा। तो लगातार कंपनी को हर एक सेगमेंट से ऑर्डर अच्छे खासे मिलते हुए रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज भी है कि अगर आप CLSA की अगर आप ब्रोकरेज रिपोर्ट देखें तो CLSA लगातार इन पे बुलिश होता हुआ जा रहा है। अगर आप देखें 27 जुलाई 2022 को जो उन्होंने पहली बार टारगेट दिया था, उस समय से अगर आप बात करें तो उसके पहले भी लगातार जो टारगेट दे रहे थे, पर उस समय जो टारगेट था वो 2050 का था। उसके बाद से CLSA लगातार अपनी टारगेट जो है वो रेस करता हुआ जा रहा है। और अभी की अगर आप रिसेंट रिपोर्ट देखेंगे तो उस समय से कंपेयर करें तो लगभग 75% अपना टारगेट बढ़ा चुका है। हर बार अपना टारगेट बढ़ा रहा है। 27 जुलाई 2022 को जो 2050 का टारगेट था, आप 5 मई 2023 की बात करें वो लगभग 2800 के आसपास का हो गया। फिर आप आज की बात करें तो आज लगभग 3,600 का टारगेट वो देते हुए दिख रहे हैं। तो लगातार वो भी बुलिश होते जा रहे हैं और कंपनी की ऑर्डर बुक देखें वो भी लगातार उस बुलिशनेस को पूरा जस्टिफाई कर रही है कि क्यों सारे जो ब्रोकरेज हाउस है वो इस पर बुलिश है। आप कह रहे हैं क्या पिछले 1 साल में, पिछले 1 साल में 27 जुलाई जब वहां पे उनका 2050 का टारगेट था, ओके, वहां से 75% रेज कर दिया उन्होंने धीरे धीरे करके लगातार। क्या बात है, बार बार टारगेट, बार बिल्कुल ये जोरदार है। तो L&T के टारगेट भी बढ़ रहे हैं और भाव भी बढ़ रहा है। मुझे याद है 1200-1300 रुपये से लगातार हम स्टॉक पर बुलिश है। हमारी स्पेशल 25 की लिस्ट में भी रहा हुआ ये स्टॉक और बहुत ही गजब का प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। आइए स्वागत किया जाए श्रीकांत चौहान साहब का, बिगुल उनके लिए भी स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। श्रीकांत जी स्वागत है आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर इस टूर्नामेंट के लिए। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीप गुड आफ्टरनून। देखिए स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स हो सकता है और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो उसके टेक्निकल फॉर्मेशन है वो काफी क्लियर फॉर्मेशन बना हुआ है। हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी है। एवरी क्वार्टर एवरी मंथ ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस कर रहा है और अगर आप रैली भी देखेंगे तो काफी ग्रेजुअल सॉर्ट ऑफ रैली है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो भी मोमेंटम आ रहा है वो एक कंसोलिडेशन कंटिन्यूएशन होने के बाद आ रहा है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म के व्यू से अगर देखा जाए, शायद 1-1.5 महीने का अगर व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है ये स्टॉक 450 से लेकर 455 के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक 6 से 12 महीने का अगर व्यू लेता हूँ, थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 550 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। डाउन साइड भी मुझे लगता है कि काफी प्रोटेक्टेड है। तो स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट मुझे लगता है इंडियन होटल्स होना चाहिए। होटल्स पर रखिए नजर और ऑफ कोर्स डायरेक्टली रिलेटेड है टूर्नामेंट से भी, क्योंकि टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का स्टॉक है, कंजम्पशन स्पेस में भी आप एक्शन देख रहे हैं। तो इंडियन होटल्स के साथ जाना चाहेंगे श्रीकांत जी, खरीदारी आप करिए 450 और फिर पोजिशनली बड़े टारगेट्स 550 के बीच के आ सकते हैं। आइए एक ट्रेडिंग कॉल हिमांशु जी की तरफ से, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। BSE में खरीदारी करनी है। मुझे लगता है कि एक डिसेंट साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पर पूरी हुई है 4-5 ट्रेडिंग सेशन की और वापस से ये स्टॉक एक अप मूव के लिए तैयार है। 1310 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। इन्हीं लेवल्स 1310-15 पे खरीदारी करें। मुझे लगता है कि ये 1365 और 1400 रुपए तक की मूव 1 से 2 दिनों में दिखाने के लिए तैयार है। तो BSE का जो चार्ट फॉर्मेशन है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। 1290 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह। 65 और फिर 1400 के टारगेट लिया और अभी अभी एक बढ़िया स्पाइक भी BSE के चार्ट में आते हुए दिख रहा है। जैसे हिमांशु जी ने इसकी बात करनी शुरू करी है तो नजर रखिए स्टॉक में मोमेंटम भी आपके लिए बढ़ रहा है। सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जो बाय का स्टॉक रडार पे है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 57 रुपए 5 पैसे। 57.05 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है DCW,
DCW के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक पिछले 5 दिनों की गिरावट के बाद 5 से 7 दिनों की गिरावट के बाद अभी ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है, तो DCW यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखा सकता है। यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 54 रुपए 50 पैसे ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 54 रुपए 50 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगा के DCW में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 62 रुपए से लेके 65 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो 54-50 के स्टॉप लॉस से DCW में खरीदारी करें 62 और 65 के टारगेट्स के लिए। 62-65 दो टारगेट करें खरीदारी DCW में। ये भी स्टॉक धीमे धीमे बढ़ता देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बहुत ही बढ़िया एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। 54-50 का स्टॉप लॉस लगाकर करनी है खरीदारी आपको। और BSE हिमांशु गुप्ता जी की तरफ से रिकमेंडेशन आती हुई कहाँ बायबैक की प्राइस 1080 और कहाँ स्टॉक देखो पहुँच गया, तो बढ़िया एक्शन आता दिख रहा है। एक और स्टॉक बढ़िया एक्शन दिखाने के लिए तैयार हैं और सेठी साहब वो देंगे आपको, और सेठी साहब भी तैयार हैं। तो शुभ समय 2:55। स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट सेठी साहब की तरफ से आज का तीसरा है। ऐसा लग रहा है सेठी साहब इतने प्लेयर उतारेंगे कि मैन ऑफ द सीरीज से ये लेके जाएंगे, है ना। तो चलिए बिल्कुल सेठी साहब के लिए। सेठी साहब ऐसा लगता है टूर्नामेंट खत्म होता है तो पूरी टीम बना देंगे आप। जी आज तो लाइव ग्राउंड को कैपिटलाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। फिर सक्सेस लाइक सक्सेस, देखिए दोनों स्टॉक अच्छा कर रहे हैं तो उससे एक मोटिवेशन आया, एक और स्टॉक बनता है। राइट सर जी। हाँ अनिल जी, जो आज का अब तीसरा स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट है, स्टॉक का नाम है ION एक्सचेंज। एक अभी 518 के लेवल्स पे है और मेरा इसमें टूर्नामेंट के कंक्लूजन तक टारगेट रहेगा 560 रुपए का, स्टॉप लॉस करना है 505 रुपए का। अनिल जी एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फिर वाटर को रिसाइकिल करने का, फिर सीवेज ट्रीटमेंट, सी वाटर डिसैलिनेशन और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इन सब सेगमेंट को कैटर करती है। कंपनी ने 1 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस वर्ल्ड वाइड कंप्लीट किए हैं और कंपनी के पास 50 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं और 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है जैसे वाटर प्यूरिफायर्स, और उसके लिए ये जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फिर आपके होटल्स हैं, इवन डिफेंस और रेलवे एस्टेब्लिशमेंट्स, इन सब को कैटर करती है। एक और सरकार का जो हर घर जल मिशन जो है उसका भी एक बड़ा बेनिफिट इस जैसी कंपनी को हो सकता है। मुझे लगता है इस तिमाही के जो नतीजे आएंगे, नतीजे भी बहुत अच्छे रहेंगे। और वैसे जून क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 33 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में 26 करोड़ का पैट था। और कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30%, एक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, डेट इक्विटी रेशियो 0.06 का है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त रहा है और इसमें भी FIs DIs भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं, अराउंड 14%, जिसमें निपॉन है, फ्रैंकलिन है और बाजार के कुछ रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स भी इसमें निवेशित है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पर बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें बाय द एंड ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप टारगेट रहेगा 560 का और स्टॉप लॉस रखना 500 के। तो 505 के स्टॉप लॉस के साथ 560 के टारगेट के लिए खरीदें ION एक्सचेंज। और मैं आपको बता दूं ये कोई किसी तरह का इक्विटी या कमोडिटीज का एक्सचेंज नहीं है। हाँ नहीं कोई पावर ट्रेडिंग का एक्सचेंज है। एक्सचेंज पीछे लिखा है, इसका मतलब ये ना कि एक्सचेंज ही होना जरूरी है, तो थोड़ा ध्यान रखें। पानी का कारोबार करने वाली कंपनी है ये, पानी से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। आइए बढ़ते आगे। और ग्लोबल ब्रोकरेजेस का भारतीय IT कंपनी पर बढ़ा है भरोसा। क्या वजह है, भरोसा क्यों बढ़ा है, जरा जानने की कोशिश करते हैं ना। आज IT से शेयर जो सारे एक्शन में है उसकी क्या वजह है, कुशल हमारे साथ तैयार है जो IT शेयरों को करीबी से देखते हैं, ट्रैक करते हैं। कुशल बताइए। सर यहाँ पर 3 बड़ी दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर IT कंपनियों पर अपनी रेटिंग जारी की है और तीनों के तीनों जो है पॉजिटिव साइड पर ही अपनी जो कमेंट्री है, जो थॉट प्रोसेस है वो बता रहे हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ JP मॉर्गन ने, इन्होंने अपनी कवरेज में जितनी भी IT कंपनियाँ हैं उनके लक्ष्य बढ़ाए हैं। भले ही इन्होंने काफ़ी सारी मेजॉरिटी कंपनीज में इनफैक्ट अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, बट टारगेट्स यहाँ पर सिग्निफिकेंटली इन्होंने रेस किए हैं। सबसे पहले तो इन्फोसिस के बारे में बताऊँ, अंडरवेट से अपग्रेड कर अब ये न्यूट्रल की रेटिंग इन्होंने कर दी है और लक्ष्य 1150 रुपये पहले दे रहे थे, अब 1400 रुपये के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। TCS यहाँ पर भी 2650 से बढ़ाकर 2900 रुपये का कर दिया है। अंडरवेट की रेटिंग यहाँ पर भी इन्होंने बरकरार रखी है। HCL टेक, L&T टेक, टाटा ELXI
KPIT टेक और साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहाँ पर भी अंडरवेट रेटिंग सभी स्टॉक्स में इन्होंने बरकरार रखी है, पर टारगेट्स यहाँ पर अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने बढ़ाए हैं। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ जो JP मॉर्गन है बुलिश होता हुआ दिख रहा है भारतीय IT कंपनियों को लेकर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चलकर इनको एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट नजर आ रहा है। इनफैक्ट HSBC ने तो यहाँ पर कवरेज की शुरुआत की है 2 काउंटर्स पर, जिसमें KPIT टेक पहला है जिसे आज हम एक्शन में देख रहे हैं खरीदारी की राय के साथ, और टारगेट्स दिए हैं 1535 रुपए के, यानी कि मौजूदा भाव से काफ़ी अच्छी खासी अपसाइड ये भी मानकर चल रहे हैं इस पर। और साइंट पर भी कवरेज की शुरुआत की है और लगभग 2300 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर भी ये देते हुए दिख रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स पर भी 5355 रुपए के टारगेट्स इन्होंने दिए हैं। होल्ड की रेटिंग री इंस्टेट ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और अंत में गोल्डमैन सैक्स को भी अगर आप देखें तो TCS में खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य यहाँ पर 3,930 रुपये से बढ़ाकर 3,970 रुपये के कर दिए हैं। और साथ ही इन्फोसिस पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो ओवरऑल सेंटिमेंट बना था IT कंपनियों को लेकर कि ग्लोबल वीकनेस है, अमेरिका और यूरोप में कहीं ना कहीं धीमापन आगे चलकर नज़र आ रहा है, वो ये ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े से डिफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए अपने जो टारगेट्स हैं इन्होंने अपसाइड की तरफ रिवाइज किए हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बिल्कुल एक्शन IT शेयर पर बनता हूँ, बड़े एक्शन होता हूँ, बड़े एक्शन होते दिख रहे हैं। बिल्कुल, एक्सेंचर के बाद थोड़ा मूड माहौल बाजार का बिगड़ा था, बट अब आई थिंक फाइनली थोड़ा IT पर एक बार जरा IT शेयरों पर राय भी ले लेते हैं सेठी साहब से। सेठी साहब, क्या खरीदने का वक्त आ गया है या फिर आज एक आध रिपोर्ट के दम पर एक आध दिन चलते फिर ठंडे हो जाते हैं? चाहिए IT स्टॉक्स में एक तो गिरावट आई, पिछले कुछ महीनों में बाजार को अंडर परफॉर्म किया और बहुत अच्छे लेवल्स पे जो बड़े वाले IT स्टॉक्स और छोटे वाले IT स्टॉक्स दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं। और कल जिस तरह का मोमेंटम हमने फैग एंड में देखा, जो बाजार में रिकवरी थी उसको लीड किया इन्फोसिस, TCS, फिर आपके HCL टेक, एम्फोसिस वगैरह ने। मुझे कल ही लग रहा था कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। आज सुबह आपने F&O पिक्स ली नहीं, अदरवाइज 2 स्टॉक्स थे मेरे तैयारी में जो IT स्टॉक्स थे जिनमें खरीदारी करने की सलाह होती थी। बाकी मुझे लगता है यहाँ से अच्छा करना चाहिए, तो आई रिमेन बुलिश। और इवन फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है यहाँ से अच्छे करेंगे। और अब नेक्स्ट वीक से रिजल्ट्स भी आने लग जाएंगे, तो देखते हैं। बाकी थोड़ा ज़्यादा फोकस मेरा मिड कैप IT स्टॉक्स में है। मैंने कल भी एक सिग्निटी को रिकमेंड किया था कल, तो वो उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए वो स्टॉक। फैक्ट ये है आपके लिए राय IT शेयरों पर खरीदारी करने की सेठी साहब की तरफ से। आइए, विश्वेश चौहान साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ और देने वाले हैं आपको ओके स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। विश्वेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और वाह, आप भी एकदम बिल्कुल इंडियन जर्सी में। बताएं सर, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज मार्केट मिड कैप चला हुआ है, लार्ज कैप में पुल बैक आ चुका है और कहीं ना कहीं साइडवेज था। तो कुछ ऐसा स्टॉक पिकअप करना था जहां पे लोअर लेवल से रिवर्सल हो और शायद आने वाले कुछ वीक्स में परफॉर्म करके जाए। तो मैंने जो स्टॉक चुना है, स्टॉक है जिंदाल पॉली, अभी 666 के आसपास चल रहा है। अनिल जी, ये ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने से 700 और 620 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी मेरा ये मानना है कि लास्ट इनफैक्ट 3 से 4 वीक में ओवरऑल जो रेंज है वो और ज़्यादा नैरो हुई है। अगर इसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए और अगर इसको हम 1.5 महीने का टाइम जो टूर्नामेंट का है उतना दे दे, मतलब अराउंड अबाउट 4 + 2 7-8 वीक्स अगर हम इसको दे देते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे 800+ के लेवल आ सकते हैं। मैं क्विकली स्टॉप लॉस मेंशन कर दूं अनिल जी, मुझे लगता है कि ये 660-65 के आसपास था जब हमने बोलना शुरू किया। मुझे लगता है कि अगर ये नीचे आता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट वीक 660 तक मिलता है तो भी इसे लेना चाहिए। ओवरऑल इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए 613, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये
बहुत बड़े कंसोलिडेशन से अब निकलने के तैयार है और मेरा जो कंजर्वेटिव टारगेट है वो 800 ऑन द अपसाइड है और उसके ऊपर मुझे लगता है स्टॉक 900 तक भी जा सकता है। अनिल जी क्विकली अगर टच करूँ तो टेक्निकली तो मुझे स्ट्रांग लग रहा है। मैं देख रहा था अनिल जी बुक वैल्यू 961 के आसपास है, बट अभी जो फिलहाल के लिए दो तीन चीज़ नेगेटिव है स्टॉक के लिए वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। इनकी जो करंट वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो 103 से 165 दिन हो गया है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब ऑलरेडी पॉलीफिल्म्स के दाम नीचे आ रहे थे और स्टॉक ऑलमोस्ट 1300 रुपए से नीचे में 500 रुपए तक आ चुका है, तो शायद उसके चलते ये नेगेटिव रहा होगा। बट अब मैं ऐसा मानता हूँ ये लोअर साइकिल साइकिल के एंड पे चल रहा है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है अनिल जी। 610 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे और कंजर्वेटिव टारगेट भी रखेंगे यहाँ पे से तो 800 रुपए का और उसके ऊपर 850 तक का होगा। टाइम फ्रेम अनिल जी 6 से 8 वीक का देंगे, तो मुझे लगता है जिंदाल पॉली यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। इट कैन टर्न आउट टू बी अ गुड विनर गिवन द टाइम ऑफ 6-8 वीक्स। जिंदल पॉली ये है वो स्टॉक जहां पर 800 और 900 के टारगेट के लिए खरीदारी करने के लिए स्टॉक में अच्छा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। 666 पर विश्वेश जी ने रिकमेंड किया था, 690 पर अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बढ़िया एक्शन यहाँ पर आगे आपके लिए बनता हुआ। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और वर्ल्ड कप की बात चल रही है, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट आपको मिला, तो आपको मैं 2011 का जो हमने वर्ल्ड कप जीता था उसकी याद दिलाना चाहता हूँ। 2011 में हमने जीता था। अब वापस 2023 से 12 साल बाद वर्ल्ड कप है, तो 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता था और आज हम 2023 में, तो जाहिर सी बात है प्लेयर्स तो बदल गए। हार्डली मेरे ख्याल से उसमें से कोई है क्या है प्लेयर में, एक आध कोई शायद रोहित शर्मा होंगे। कोहली तो है यहाँ, कोहली है, रोहित शर्मा है, बाकी फास्ट बॉलर तो इतने टाइम में निकल ही जाते हैं, तो मुश्किल से 2-3 प्लेयर मुश्किल से होंगे जो उस समय और अब के हैं। लेकिन हमारी टीम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा क्रंचिंग की है और ये है कि 2011 के वर्ल्ड कप से लेकर इस वर्ल्ड कप के बीच में कई सारे ऐसे शेयर हैं जो अभी तक उन दामों से बहुत नीचे चल रहे हैं। सोचिए जो भाव उनके 2011 में थे, आज 2023 में उससे कम है। अच्छा, अभी तक परफॉर्म नहीं, अभी तक। और उनके नाम आप सुनोगे तो अरे यार ये नहीं चला, 12 साल में ये नीचे, इतने बढ़िया शेयर। तो आज हमारी टीम ने ऐसी एक टीम बनाई है 11 शेयरों की, उसमें आपको ऐसे शेयर सुनने देखने को मिलेंगे जो 2011 के अपने दाम से अब भी अच्छे खासे नीचे है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन रिसर्च लेकर आए हैं आशीष बताइए कौन से हैं वो अंडर परफॉर्मर जो टीम में आ सकते हैं। बिल्कुल सर, ये खिलाड़ी जो है पहले बता दूं कि अंडर परफॉर्मर है, लेकिन हमारी टीम ने इन्हें केयरफुली ऐसे सिलेक्ट किया है कि आगे जाकर इनमें प्रदर्शन सुधार आपको देखने को मिल सकता है। ये 11 प्लेयर हैं। सबसे पहले अगर आपको बता दूं तो निफ्टी 500 के जो टॉप स्टॉक्स हैं इनको ही हमने फिल्टर किया। यहाँ से अगर आप देखें तो 2011 से लेके अब तक निफ्टी 500 ने करीब 4 गुने का रिटर्न आपको शानदार बढ़िया दे दिया। लेकिन ये प्लेयर्स ऐसे जिनका परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आया और नाम ऐसे हैं जो रोज हम सुनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो बैंकिंग 3 स्टॉक हैं टॉप पर नाम पर, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनफैक्ट चौथा भी पीएनबी है और 5वां भी अगर आप देखें तो यूको बैंक। ये सभी बैंक ऐसे हैं जिनमें हाल ही के दिनों में हमने बहुत बड़ी रैली देखी, बड़ी तेजी पीएसयू छोटे बैंकों में देखने को मिली। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो ये 2011 के लेवल से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। इनफैक्ट बैंक ऑफ इंडिया 77% नीचे है, यूनियन बैंक का करीब 70%, इंडियन ओवरसीज बैंक 68%, पंजाब नेशनल बैंक 66%, यूको बैंक है 60%। ये अभी भी उन दामों से इतने सस्ते स्टॉक आपको मिल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा है कि पीएसयू, वो भी खासतौर पर देखें तो छोटे पीएसयू बैंक से इनके आउटलुक में काफी सुधार आपको देखने को मिला। इसके अलावा पूरी कैपिटल गुड्स की थीम काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, ऑर्डर विन्स अच्छे हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन काफी बढ़िया हो रहा है, प्राइवेट केपेक्स पिकअप कर रहा है। लेकिन बीएचईएल ये स्टॉक आपको लगेगा कि काफी चल चुका है, लेकिन अभी भी अपने 2011 के लेवल से अगर आप देखें तो 55% करेक्टेड है, नीचे ही मिल रहा है उन दामों से। आईडीबीआई बैंक एक और सरकारी बैंक ऐसा है जहां से अगर आप देखें तो 2011 के लेवल से अभी भी 50% नीचे चल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान कॉपर, ये भी अपने 2011 के हाई से 47% नीचे है। सेल है 45%, कैनरा बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो करीब 40% नीचे मिल रहा है। और ओएनजीसी जैसा दिग्गज जो कि एक नेचुरल हेज प्रोवाइड करता है, जिससे भी क्रूड में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, ये स्टॉक भी थोड़ा सा चलने के बाद अभी भी अपने जो भाव है 2011 के हाई के, वहां से अगर आप देखें तो 10% नीचे ही चल रहा है। तो ये 11 प्लेयर है जिनका प्रदर्शन अब तक अच्छा नहीं है,
हो सकता है कि अगले वर्ल्ड कप तक इन स्टॉक्स का प्रदर्शन बढ़िया हो जाए। ओके, तो ये बेहद इंटरेस्टिंग और अच्छे नाम है, अच्छे नाम है। कैनरा बैंक टाइप के, जिसमें काफी तो बैंक है, सरकारी बैंक। तो 2011 से 10-12 साल में सरकारी बैंकों ने कोई खास प्रदर्शन किया नहीं। वैसे अभी सबको लग रहा है कि बहुत बढ़ गए, लेकिन निचले स्तरों से बढ़े हैं, ऊपर के लेवल से अब भी नीचे। बैंक ऑफ इंडिया 77% नीचे, यूनियन बैंक 70% नीचे, तो काफी नीचे ये स्टॉक्स ट्रेड करते दिख रहे। तो 2011 से लेकर अब तक के ये 11 स्टॉक। सेठी साहब, आपको कुछ समझ में आता है? मैं लिस्ट एक बार पढ़ दूं, आप अगर आपने सुन लियो तो अच्छी बात है, नहीं आप कहें तो मैं बताऊं। नहीं अनिल जी, ऐसे तो सुन लिया, फिर भी बता दीजिए। अच्छा, मैंने कह दिया, आप मान लीजिए। अच्छा, बता दो। देखिए, केनरा बैंक, ओएनजीसी, यूको बैंक, आईओबी, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सेल, एनएमडीसी, भेल, ये सारे स्टॉक्स हैं। जो हिंदुस्तान कॉपर, ज्यादातर सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए ब्रॉडली। नहीं बिल्कुल अनिल जी, ये जितने भी स्टॉक है अब सब इस ट्रेंड में है, मतलब मैक्सिमम। एक दो नाम अलग कर दीजिए भले ही, बट बाकी जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मुझे लगता है सभी अच्छा कर रहे हैं और यहाँ से भी अच्छा करेंगे। कई बार ऐसे बाजार में होता है अनिल जी की अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को भी अगर ऊंचे लेवल पे ले लिया हो, एंड इट हैपेंस विद द लाइक्स ऑफ इवन टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, आईटीसी, इन सब के साथ भी हुआ है कि कई साल परफॉर्म नहीं करते। तो वैसा ही इन सब बैंकों के साथ हुआ, बिकॉज ये 2011 के बाद 2012 में जो वर्ल्ड कप के दौरान अपने पीक पे थे, उसके बाद जो एनपीए के नंबर्स आने लगे, तो सभी इसमें ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही हैं। फिर कई सारे स्कैम्स या कई सारे डिफॉल्ट हुए, तो उस कारण से हमने देखा बहुत भारी गिरावट इन सब बैंकों के स्टॉक्स में है और वहां से अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वही बात है कि थोड़ा टाइमिंग का भी जरूर बाजार में होता ही है, या फिर आपका अगर किसी आइडिया पे कन्विक्शन है तो फिर अगर बहुत ज़्यादा टूट जाता है और आपका कन्विक्शन है तो वहाँ पे एवरेज करेंगे, तो उसी हिसाब से इनमें रिटर्न्स बनते हैं। बाकी स्टॉक कंपनी अच्छी हो, बट अगर आपने एक्सपेंसिव खरीद लिया हो तो डेफिनेटली उसमें फिर रिटर्न्स नहीं बनते। और वही इन सब स्टॉक्स के साथ भी हो, हालांकि सबको उस कैटेगरी में नहीं डालेंगे बिकॉज इनका परफॉर्मेंस भी खराब रहा ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, और अभी पिछले 2-3 साल से ही जो बैंकों में सफाई हुई है उसके कारण से पूरे बैंक चले हैं, तो वहां से अब ये वापस से चलने को तैयार है। बट जो लिस्ट है वो यहाँ से अच्छा करेगी, चाहे वो भेल है, चाहे वो ओएनजीसी है, या इवन कैनरा बैंक है, या बाकी भी जो बैंकिंग स्टॉक्स है, बैंक ऑफ इंडिया है, सभी पे बुलिश हूँ। और अब आजकल तो सबके रिकमेंडेशन लिस्ट में ये स्टॉक्स रहते हैं। मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स वुड डू वेल फ्रॉम हियर। तो जिनके पास है, पुराने लिए हुए हैं, अभी जल्दबाजी नहीं करें, भाव भी आ गए तो मुझे लगता है अभी भी इसमें होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त सारे के सारे इन सरकारी बैंकों पर और सरकारी कंपनी के स्टॉक्स पर, जो 2011 के वर्ल्ड कप से अब तक ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए आज स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। वागले साहब फरमाएं। अनिल जी, बीटीएसटी करके जाना है इंडिगो में। 248283 का करंट भाव है, मुझे लगता है ये 2500 के पार निकलेगा और 2520 तक के लेवल्स आपको कल देखने को मिलने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस एक 15 रुपए नीचे होना चाहिए, 2468 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 2520 का टारगेट। इसके टारगेट के लिए खरीदारी करें। इंटरग्लोब एविएशन, अभी थोड़ी देर पहले इस पर बात भी चली थी, पिक ऑफ द टूर्नामेंट सचिन जी की तरफ से आया था, यहां पर रखनी है आपको नजर। आइए एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए भी बीटीएस डबल टी का। श्रीकांत जी बताएं सर। बिल्कुल, तो दीप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज के दिन में अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी बनी है कि जहाँ पे उनके पास कुछ लैंड है और उसकी वजह से उनमें मोमेंटम बना हुआ है। उसी पर्टिकुलर सेक्टर से अगर कोई स्टॉक अगर ताल्लुक रखता है तो वह बॉम्बे डाइंग, और बॉम्बे डाइंग करंटली भी ट्रेड कर रहा है 143, 144। अगर इसके डेली चार्ट को देखते हो तो इसने काफी अच्छे एक राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज को एस्टेब्लिश किया है और एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, तो इसमें कंसिस्टेंट डिमांड बना हुआ है। आज वॉल्यूम्स भी है इसमें। करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये स्टॉक लॉन्ग किया जा सकता है 143, 144 में। स्टॉप लॉस रखा जा सकता है एट 137, 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखें क्योंकि स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल है, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 160 से लेकर 170 रुपीस के। तो 160, 170 के दो टारगेट्स के लिए करंट लेवल से
बॉम्बे डाइंग को खरीदा जा सकता है। टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं बॉम्बे डाइंग के लिए, रखिए नजर श्रीकांत जी की तरफ से। आइए सुमित जी के लिए भी एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 929 रुपीज 10 पैसा। 929 रुपए का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल के अंदर तेजी का ट्रेंड है। इस तेजी के ट्रेंड में ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है और अब इसके अंदर वापस ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा और जल्दी ये स्टॉक आने वाले दिनों में 4 डिजिट में देखने को मिलेगा। फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक में खरीदारी करें। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। कल का परसों का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 915 918 के पास दिखाई दे रहा है, तो 915 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 945 का इसका पहला टारगेट होगा, 950 का इसका दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग टारगेट होंगे। पोजीशन टारगेट में स्टॉक 1000 प्लस के लेवल दिखाएगा, तो 915 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल में खरीदारी करें। इमीडिएट टारगेट 945 से 950 तक के जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल, जहां पर खरीदारी करने की राय 945 950 के टारगेट के लिए। आइए जय ठक्कर का भी किया जाए स्वागत बिगुल के साथ। जय जी, बताइए जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। एंड अनिल जी, मॉर्निंग में हमने नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 130 रुपये पर 110 रुपये पर कॉल ऑप्शन लिया। अनिल जी 155 तक गया, तो एवरेज जो 120 रुपये की हो चुकी थी वो 155 तक गया, अभी भी वापस 130 चल रहा है। आई थिंक ये जो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग अनिल जी देखने मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है फिर से कॉल ऑप्शन ही खरीदना चाहिए निफ्टी का। मैंने मॉर्निंग में जी इन द मनी कॉल ऑप्शन दिया था तभी, अभी भी इन द मनी है 19,500, बट अब मैं आउट ऑफ द मनी दे रहा हूँ 19,600 का कॉल ऑप्शन। ये आपको मिलेगा 75 रुपये 90 पैसे पर, 75.90 76 पर आप खरीद सकते हैं 19,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का, 12 अक्टूबर की एक्सपायरी का। इन केस अनिल जी अगर मॉर्निंग में थोड़ी बहुत भी डिप ड्यू टू पॉलिसी अगर ऊपर नीचे हमें वोलेटिलिटी देखने मिली और अगर 60 रुपीज़ तक ये मिला तो फर्दर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज ठीक है अभी 75.90 76 पर खरीदा है। इसका अनिल जी कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए एक क्लोजिंग बेसिस पर जो स्टॉप लॉस लगाना होगा डेट विल बी एट 37 रुपये पर एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स अनिल जी ऊपर में इसके निकल कर आ रहे हैं, 118 रुपये का पहला टारगेट है, सेकेंड टारगेट इज 144, सो 118 एंड 144 ये दो टारगेट्स के लिए आप निफ्टी का 19,600 का 12 अक्टूबर के एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। का ऑप्शन जय ठक्कर की राय 19,600 का कॉल ऑप्शन अगले हफ्ते की एक्सपायरी का खरीदें 75 रुपए के आसपास और स्टॉप लॉस 37 पर लगाएं 118 और 144 के टारगेट के लिए। आइए तैयार है मेहुल कोठारी साहब और देंगे स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। मेहुल जी बताएं सर। अनिल जी आज का जो स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट है एक सीनियर खिलाड़ी है, बहुत ही पुराना प्लेयर है मार्केट का, इंडिया का एसी नाम है वोल्टास। मुझे ऐसा लग रहा है ये 1 या 2 महीने में फिर से फॉर्म में आ सकता है और 4 डिजिट में फिर से जा सकता है। तो सीएमपी 880 के आसपास का है, 800 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा इसका और 1020 का टारगेट रहेगा। वोल्टास है जहां पर खरीदारी करने की राय 2 महीने के व्यू के हिसाब से मेहुल कोठारी साहब की तरफ से आती है। आइए बढ़ते आगे और अब वायदा कारोबार की बैन लिस्ट पर डालते हैं नजर। आशीष हमारे साथ तैयार है लेकर पूरी लिस्ट बैन से बेनिफिट। आशीष जी बताएं। सर लिस्ट लगातार 3 है ना अभी? 3 है, कल 4 हो जाएंगे। कल एक और पक्का कौन आ रहा है? पक्का आ रहा है, पीएनबी आ रहा है सर। अच्छी खासी पोजीशन है, 107% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो 95% के आंकड़े को काफ़ी अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया। ना कि सिर्फ बैन में आएगा, कुछ दिन बैन में बना भी रहेगा। और बाकी के जो 3 स्टॉक्स हैं इनका भी एक अपडेट आपको दे देता हूँ। डेल्टा कॉप है करीब 96%,
मनोपुरम है 93 और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसको भी राउंड फिगर समझ लीजिए कि 93% के आसपास है। तो 3 की जगह कल आपके पास 4 स्टॉक बैन होंगे, डेल्टा कॉर्प, मनोपुरम, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी। ओके, तो पीएनबी की भी तैयारी बैन में आने की। ये भी स्टॉक ज़्यादा देर बाद रहता नहीं है, जिस दिन मूड बने जल्दी से वापस आ जाता है, लेकिन आज तो कमजोरी की वजह से आ रहा है, दबाव है पीएनबी पर, यानी शॉर्ट्स थोड़े बने और आ रहा है बैन में। आइए 2 पिक्स आपके लिए आ रही बेहतरीन, एक आ रही है जय ठक्कर की तरफ से जयपुर और दूसरा आ रहा है सेठी साहब की तरफ से एक बेहतरीन पिक। तो पहले बिगुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। सेठी साहब बनाएं सर। बिल्कुल अनिल जी, अभी जो स्टॉक रडार पे आ रहा है एक F&O सेगमेंट का स्टॉक देने जा रहा हूं अनिल जी, जिसपे खरीदारी करने की सलाह। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके पहले मुझे लगता है एक बैंकिंग स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी करना है, 713 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है, 735 के टारगेट है और 700 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। अनिल जी, आज एक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपडेट आया, बहुत ही जबरदस्त अपडेट था, 5-6% स्टॉक चला भी। और मेरा एक पसंदीदा स्मॉल फाइनेंस बैंक आजकल उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसमें तो 15% की तेजी हुई है। मुझे लगता है उसी तर्ज पे ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी इस क्वार्टर के जो नतीजे रहेंगे बहुत अच्छे रहेंगे। और कल एक बार आरबीआई पॉलिसी आउट ऑफ द वे हो जाएगी, जिसमें वैसे भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। तो मुझे लगता है उसके बाद अगर बैंकिंग स्टॉक्स चलते हैं तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वुड डू वेल। तो खरीदारी करने की सलाह है एयू बैंक में 713-14 के लेवल्स पे, 735 के टारगेट के लिए 700 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से एक F&O पिक। जय के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। जय बताइए। जी अनिल जी, मॉर्निंग में तो एक कॉल ऑप्शन दिया था बीसॉफ्ट पर, अच्छा मूव अनिल जी बीसॉफ्ट पर देखने मिला। अब HUL का 2520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है जी, 33 रुपये 60 पैसे, 33 रुपये 90 पैसे के आसपास मिल रहा है। 33.60 33.90 के रेंज में अभी आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। 2520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन HUL का, इसको खरीदने की सलाह है। इसके टारगेट्स अनिल जी जो निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 46 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 54। सो 46 एंड 54 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है। और स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा 24 रुपये 70 पैसे का, 24.70। अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में लगभग आपको 2570 से लेकर 2600 तक के लेवल्स HUL में यही सीरीज में इमीडिएटली देखने मिल सकते हैं। आई थिंक 2600 इज वेरी मच लाइकली ऑन द लोअर साइड। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2500 से लेकर 2490 की जो रेंज है, दैट इज जस्ट 1% फ्रॉम ईयर ऑन, 1% ही नीचे आने की बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो तब तक वो लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अपसाइड इज क्वाइट हाई। तो ये है आपके लिए राय। HUL का 2520 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है 34 रुपये में, 25 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस, 4654 के टारगेट के लिए। आखिरी कॉल आज का स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट देने के लिए तैयार है सुदीप शाह साहब। सुदीप जी स्वागत है आपका, बताएं सर स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। नमस्कार अनिल जी, और वर्ल्ड कप आज से स्टार्ट हुआ है तो मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतरीन पिक रहेगी आज के लिए मुझे जोमैटो। अगर हम पिछले 2 क्वार्टर तिमाही के रिजल्ट्स देखें तो वहां पे भी एक अच्छा हमें रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। साथ ही साथ इसी के साथ प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है वो रिजल्ट्स को। और पिछले 2-3 महीने में हमने देखा है 70 से लेके 100-105 के लेवल्स तक स्टॉक आ गया है। और अगर हम ये देखें पिछले 1-1.5 महीने में तो स्टॉक 95 से लेके 103-104 के लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। और पिछले 1-2 दिन में हमने वहां पे ब्रेकआउट भी देखा और आज तो हमने वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी देखी। तो मुझे लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप के चलते ये पूरे अगले 1-1.5 महीने में इनका बिजनेस भी अच्छा होगा और स्टॉक के प्राइसेस में वो रिफ्लेक्शन हम देख पाएंगे। तो यहाँ से जोमैटो खरीदने की मेरी सलाह रहेगी 105 के लेवल के आसपास, 95 का स्टॉप लॉस और 120-125 का टारगेट अगले 1 से 2 महीने में आ सकता है।
आज हैट्रिक हो गई जोमेटो की कॉल्स की। सुबह सेठी साहब की रिकमेंडेशन थी, थोड़ी देर पहले आशु जी की कॉल आई, सुदीप सर की तरफ से भी आपके लिए 120 125 के टारगेट आ रहे हैं, अनिल जी के भी नेक्स्ट टारगेट 120 के आसपास आते हैं। और आपको तो याद होगा 45-50 के लेवल से लगातार अनिल जी ने जोमेटो रेकमेंड किया है। 60 पे भी बात करी थी, 70-72 पर भी बात करी थी, 90 के लेवल पर भी बात करी थी, 100 पर भी कहा था कि आगे और तेजी में रह सकता है। एक बार देख लेते हैं जोमेटो पर आपको क्या क्या सलाह दी गई है अनिल जी की तरफ से। अब हम बेरिश नहीं है इन सारे स्टॉक पे, अब हमें लगता है सही वैल्यूएशन पे है। तो आई थिंक अब यहाँ पर नीचे के लेवल में आपको, चाहे वो जोमेटो हो, पॉलिसी बाजार हो, नायका हो, आपको नीचे के लेवल पे अब पैनिक करके बेचना नहीं है, बल्कि पैनिक में मिले तो खरीदना है, होल्ड भी करना है और खरीदना भी। यहाँ पे भी हाँ, इसे भी आप पार्शियली मेरी बर्थडे पिक के तौर पे मान के चल सकते हैं। ये 2-4 रुपए के लिए नहीं, यहाँ से 100 और 120 रुपए तक के टारगेट के लिए जोमेटो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और बेस्ट एंट्री पॉइंट अब है, अगर 60-62 रुपए के आसपास कभी भी बाजार के मूव की वजह से खराब हो, नीचे हो, या फिर इसको ऐसा करो कि आप टुकड़ों में खरीद लें, 10-10% की SIP कर लीजिए। वाइल्डली हेल्ड स्टॉक है, ऐसा नहीं कि सबके पास है, जितना चाहो आप खरीदो, जितना चाहो बेचो, फुल लिक्विड विदाउट FNO। हाँ, ये भी विदाउट FNO कमाल करेगा ये स्टॉक, किसी न किसी दिन आएगा इंडेक्स में। मेरे को तो वही स्टॉक पसंद है जो फ्यूचर में इंडेक्स में आने वाले बने। तो ये है आपके लिए जोमेटो पर दमदार रिकमेंडेशन, और हर लेवल पर आपको कहा है खरीदिए। 150 तक की बात तो अभी थोड़ी देर पहले जी कर ही रहे थे, वहां तक आने दीजिए, फिर एक फ्रेश अपडेट भी लेंगे। ये है आपके लिए जोमेटो, जबरदस्त 120 शॉर्ट टर्म टारगेट, 150 के थोड़े लॉन्ग टर्म टारगेट। बिल्कुल सर। आइए लेते हैं अब अनिल जी से उनकी आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी। अमेरिकी फ्यूचर्स फ्रंट पे तो कुछ ज़्यादा बदला नहीं है सर, कमज़ोरी दिखा रहे हैं। कल जितने ये बाउंस बैक था, ऑलमोस्ट उतनी कमज़ोरी डाउ फ्यूचर्स पर आपको दिख रही है। यूरोप ठीक है, कच्चे तेल पर प्रेशर बना हुआ है, रुपया भी ठीक है, बॉन्ड यील्ड भी यूएस की वही 3.72 के आसपास है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। बताएं सर क्या करके जाना है इस समय। ओके, तो दीप ऐसा है कि आज हम अब कल के लिए फ्रेश खरीदारी करके नहीं जाएंगे। ना बिल्कुल भी। 125 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे मुझे कंफर्ट नहीं दे रहा, और तो थोड़ा सा डाउ फ्यूचर से डिस्कम्फर्ट आ रहा है, और वैसे भी हालत थोड़ी सी अमेरिका वालों की खराब ही है। कल एक दिन बढ़ा हो सकता है, आज मामला कैसा रहे पता नहीं। सो हमें फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी है। लॉन्ग पोजीशन है तो मैं बहुत छोटा वाला पुट ऑप्शन खरीदने की राय दूंगा। अच्छा, 19,500 का। 50 पॉइंट नीचे वाला ही पुट रखना है, हेजिंग रखनी है अगर लॉन्ग पोजीशन आप लेकर जाए। और उस पुट को अगर आपको फेवरेबल आए, यानी कि अगर नीचे खुले तब तो ठीक है, अगर नीचे ना खुले तो तुरंत 9.15 पे काट लेना। खाली एग्जैक्टली 3.20 से 9.15 की हेजिंग आपको करनी है। अगर आप शॉर्ट साइड पे हैं तो वैसे ज़्यादा चिंता की बात नहीं, लेकिन चाहे तो 19,700 का कॉल ऑप्शन आप खरीद के जा सकते हैं, ये आपके लिए राय है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, लॉन्ग पोजीशन कैरी करें तो 44,000 का पुट ऑप्शन जरूर खरीद कर रखें। शॉर्ट पोजीशन में आपको अगर लगे तो 44,400 या 44,500 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन तो बनाकर जाने की राय नहीं है। अगर आज दिन के दौरान आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, तो थोड़ा बुक कर लें, एटलीस्ट 50% तो कर लें, बाकी कल के लिए देख लें, ताकि आपके पास जगह रहे। सिंपल। गॉट इट। थोड़ा हल्का रहिए, हल्का रहना है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स कंफर्ट नहीं दे रहा। अभी तक ऐसा कोई खास संकेत नहीं जिससे ये लगे कि डाउ 125 पॉइंट नीचे, उसके बजाय 125 पॉइंट ऊपर बंद हो जाएगा। ऐसा तो कुछ लगा, होने में कुछ भी हो जाए, आजकल भरोसा नहीं है। बट थोड़ा सा शांति से देखते हैं ना। ओवरनाइट रिस्क जब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना हो तो क्यों फालतू में आप वो रिस्क लेना चाहेंगे। अंडरस्टूड सर, ठीक है। चलिए ये है आपके लिए अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। बट शो का समापन बस आ रहा है, बाजार भी बंद होने की तैयारी में। उससे पहले एक बार सर रिकैप ले लेते हैं आज के कुछ दमदार स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे हैं। बढ़िया पिक्स आई हैं और कुछ स्टॉक्स तो ऑलरेडी आपको जबरदस्त मोमेंटम में है। आज सुबह शेयर इंडिया सिक्योरिटीज अनिल जी की तरफ से आया था, रिकमेंडेड लेवल से 6% ऊपर ये काउंटर आपको दिख रहा है, 1370 पर है इस समय। सुबह 1290 पर ये रिकमेंड किया था। जबरदस्त मोमेंटम में सर आपका तो स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल, और उसके साथ ही हमारे बाकी एक्सपर्ट्स की तरफ से भी बहुत ही दमदार पिक्स आती हुई दिखी है, जो आपके सामने आप देख सकते हैं, जबरदस्त सेक्शन में आती हुई दिखी है। जो हेमांग सर ने EMS दिया था, 10% के ऊपरी सर्किट पर EMS ट्रेड करा। चंदन जी का शिपिंग कॉर्पोरेशन 7% मजबूत है। कुणाल शाह साहब ने
प्रेस्टीज स्टेट पे खरीदारी की राय दी थी 7%, ये स्टॉक दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सेठी साहब का जोमेटो और आइनॉक्स विन, सेठी साहब तो आज सारे स्टॉक बहुत ज़बरदस्त एक्शन में। सिद्धार्थ सेडानी साहब ने रेड गेन दिया था, 4% की तेजी वहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा भी लंबी लिस्ट है, मैं एक दो और आपको बता दूँ। जय ठक्कर के कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी करने की राय दी थी सुबह, 2.5% ये स्टॉक मजबूत है। और सूर्य रोशनी जैन साहब को पसंद था, वो भी 3.5% मजबूत है। धर्मेश कांत साहब का बड़ा स्टॉक HAL, वायदा कारोबार का खिलाड़ी, ये भी 1.5% की मजबूती के साथ। तो आज पूरे दिन भर आपको ढेरों मौके मिले हैं। एब्सोल्युटली, तो जबरदस्त रहा है आज का दिन। वर्ल्ड कप की हो चुकी है शुरुआत और हम भी देख रहे हैं स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और कल की भारी गिरावट के 2 दिन की गिरावट के बाद आज हमारे बाजार में भी ठीक रिबाउंड आपको आते हुए दिख रहा है। 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है, 225 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में दिखेगी। थोड़ा रेंज बाउंड ही एक्शन रहा है ओपनिंग एक्शन के बाद, बट ऑटो से जबरदस्त सहारा मिला है। बजाज ऑटो आपका टॉप गेनर है। M&M की तरफ से अच्छी खरीदारी आई है। मारुति, आइशर, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे ऑटो काउंटर्स आपको अच्छी गेन्स दिखा रहे हैं। L&T लगातार एक्शन में है, लगातार ब्रोकरेज का टारगेट भी बढ़ रहा है, 2% ऊपर। टाइटन में खरीदारी रही है। IT सेक्टोरली सबसे बड़ा सहारा इसी से मिला है और दिग्गजों की परफॉर्मेंस देखिए, TCS, इन्फोसिस दोनों सबसे आगे आपको दिख रहे थे। थोड़ी खरीदारी HCL टेक में भी आपको आती हुई दिखी है। मूव आपको आती हुई दिखी है। ICICI बैंक, SBI में भी अच्छा एक्शन इनकी तरफ से रहा है। एक्सिस और कोटक की तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन बनते हुए दिखा है। गिरावट 10 स्टॉक ही नीचे थे। पावर ग्रिड में थोड़ी कमजोरी है। टाटा कंज्यूमर, हिंडाल्को, ONGC, नेस्ले, NTPC, यहां पर भी आपको थोड़ी कमजोरी दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, 4% की बड़ी मूव बिरला सॉफ्ट आपको दिखा रहा है। बाकी मिड कैप IT स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन बना हुआ था आपके लिए। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन सबको पसंद आ रहा है। इन्फो एज में खरीदारी है। इंडियन होटल्स और IEX ये भी एक्टिव थे और IRCTC, तो आई लेटर के स्टॉक्स के लिए बढ़िया दिन रहा है आज का। यूनाइटेड स्पिरिट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, AB फैशन, L&T फाइनेंस, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, HAL, ये भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी खरीदारी रही। बट अपडेट के बाद निराश किया है मैरिको ने। PNB पर प्रेशर। आज स्टॉक ऑफ द डे में अनिल जी की जो नवीन फ्लोरिन पर सेल कॉल थी वो भी 3.5% नीचे बंद हो रहा है। ओबरॉय रियल्टी पर प्रेशर है। बैन में मनापुरम, बंधन, ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स, गोदरेज कंज्यूमर, ये भी आपको फिसलते हुए दिखे। बट अच्छी गेंस के साथ आप बाजार को बंद होते दिख रहे हैं। स्मॉल कैप भी 0.5% ऊपर है, मिड कैप एकदम फ्लैट बंद हो रहा है। बिल्कुल, तो ये एक्शन आपके लिए पूरा का पूरा इस वक्त नजर आ रहा है। और गुरुवार की शाम आपके लिए होती बेहद खास, क्योंकि वीकली और मंथली एक्सपायरी से जूझने के बाद आपको अपने दिमाग और दिल को करना होता है रिलैक्स, और उसके लिए हमने आपके लिए एक शो बनाया है 4:30 बजे हर गुरुवार को। आप देखते हैं बात दुनिया की, और इस शो के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हो जाते हैं तुरंत तैयार पेपर और पेन लेकर, क्योंकि जो बेहतरीन स्ट्रेटेजीज आपको मिल रही है उनमें से आपके पसंदीदा कौन है। आइए देख लेते हैं आज के शो में क्या क्या आपको दिखाया जाने वाला है। इस हफ्ते बात दुनिया की में देखिए एक से बढ़कर एक रोचक खबरें। देखिए पाकिस्तान में लाइव शो में लात घूसों की बारिश। जानिए अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स आखिर क्यों डरते हैं बाइडेन के डॉगी से। जानिए ब्रिटेन में 200 रुपए लगाकर रातों रात किसने बनाए 38 करोड़ रुपए। दिखाएंगे वो मछली जो 45 करोड़ साल से है धरती पर मौजूद। और जानिए तब क्या हुआ जब भेड़ों का झुंड खा गई 100 किलो भांग। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। एक से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पाकिस्तान के टीवी डिबेट में लात घूंसे चलते हुए, और बाइडेन के डोगी, देखो डोगी बोला है, डोग नहीं बोला, कुत्ता नहीं बोला। उनको पता है कि क्लोजिंग शो में ये टीज आएगी, बीच बैठे होते हो। एग्जैक्टली। तो पूरे सम्मान के साथ उन्हें पुकारा जाए डोगी जी। डोगी बाइडेन साहब के डोगी जी से सब लोग क्यों डरते हैं ये भी आपको बताएंगे। और जो सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली स्टोरी है, मुझे पता है जय, सुमित जी, इन लोगों ने दिमाग ही लगाया अपने 200 से 38 करोड़ यही काम करना है। सुमित जी तो कैलकुलेट कर रहे हैं मेरे पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से कितने, अगर 200 के 38 करोड़ बनते हैं, समझे मेरे पास 2 करोड़ हैं तो कितने करोड़ है वो गिन रहे हैं बैठ के। सुमित जी गिन रहे हो ना, है हो नहीं पाई कैलकुलेशन अलग बात है, इरादा तो वही है। एकदम सही आइडिया लगाया आपने। तो ये एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। और 45 करोड़ साल पुरानी मछली
प्रूफ किया है पता नहीं लेकिन है। और जो 100 किलो भांग भेड़ों ने खाई उसके बाद क्या किया वो स्टोरी। अच्छा बताएं किसको कौन सी स्टोरी पसंद आई, जरा हाथ खड़ा करें। जी मेहुल जी। अनिल जी पहली वाली स्टोरी पसंद आई, पाकिस्तान में जो शो के दौरान जी अगर पैनल में 4-5 लोग हो तो ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या मतलब देखना पसंद करेंगे वहां जाना पसंद करेंगे शो में, डिबेट में? देखना पसंद करेंगे। वंडरफुल, वेरी नाइस। सेठी साहब। अनिल जी देखने में तो वो पाकिस्तान वाला शो ठीक लगेगा देखने के हिसाब से, और बाकी जानना वो 200 रुपए से 38 करोड़ रुपए कैसे बने अनिल जी, सबको जानना है। सुनील जी अगर सुमित जी की नेटवर्क को फॉर्मूला मिल जाए तब तो इलोन मस्क पीछे रहते हैं अनिल। हाँ ये बात सही है जी। जय बताइए। जी अनिल जी बिल्कुल अनिल जी, वो 200 रुपए से 38 करो तो जानना ही है, वो तो देखना ही इंटरेस्टिंग अनिल जी। साथ ही साथ अनिल जी वो भांग खा गए ये सारे भेड़ अनिल जी, वो भी देखना, इतना सारा भांग खा के उन लोगों ने क्या धतंग किया रहेगा अनिल जी, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए अनिल जी। जब होली के दौरान काफी लोगों को मैंने देखा है भांग खाने के बाद हंसते रहते हैं अनिल जी, कोई खाता है तो खाते रहता है, इन्होंने क्या किया अनिल जी वो मुझे इंटरेस्टिंग है। मतलब ये इतना क्या खाने पीने का शौक, कोई भी स्टोरी हो खाने पीने की, भांग की हो तो भी देखना है खाने पीने की कोई भी स्टोरी छोड़नी नहीं जय। अच्छा लेकिन भाई तो बताऊं जय, मैंने पूरा रिसर्च करवाई है, इसमें पता चला अगर आप भी 200 रुपए से बनाना चाहते हैं 38 करोड़ तो संभव है, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है जय के लिए, पहले आपकी नेटवर्क को आपको 200 रुपए तक लाना पड़ेगा पहले आप अपने यार दोस्तों में जो भी पैनल पे लोग बैठे हैं उनमें पूरी अपनी नेटवर्क को डोनेट करें उनके साथ शेयर करें, उनको एंजॉय करने दें। जब आपकी 200 रुपए आ जाए तो हम 38 करोड़ बना देंगे, मंजूर है तो बताइएगा करेक्ट, जिसमें आपका भी फायदा हम सबका भी फायदा है। जी वागले साहब कुछ कह रहे हैं। जी वागले साहब। अनिल जी वो स्टूडियो वाला सीन देख के मुझे बहुत डर लगने लगा है, मैंने डिसाइड किया मैं स्टूडियो नहीं आऊंगा, क्या पता आप भी ऐसे करेंगे। अरे हमें पता है, हमें मालूम है। नहीं उसमें आपस में गेस्ट ही लड़े हैं तो हम इंश्योर करेंगे कि आपके अलावा और कोई ना आए हाँ वो गेस्ट की लड़ाई भी है, एंकर नहीं एंकर का कोई, एंकर तो बेचारा सीधा साधा प्राणी है, बेचारा सा प्राणी है, कुछ नहीं करता, आके बैठता है चुपचाप शो करके चला जाता है। क्या है मतलब देखो कितने भोले वाले 2 एंकर आपके सामने आइए चलिए, तो ये है आपके लिए बेहतरीन स्टोरीज जो जरूर आप देखिएगा आज बात दुनिया की। वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी वागले साहब। अनिल जी आप आशु जी को इतना सीधा साधा मत समझिए। हाँ तो उनको तो हम बुला ही नहीं रहे ना, इसलिए आपको अकेले बुलाया है बिल्कुल। तो आइए बढ़ते आगे और बात के कार्यक्रम पर करते हैं फोकस। वायु प्रदूषण के संपर्क में आने के सिर्फ 1 घंटे के भीतर ही इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ओर से पब्लिश की गई इस रिपोर्ट पर पूरी दुनिया में चल रही है बहुत ज़बरदस्त बहस, क्योंकि अक्टूबर का महीना आ चुका है, बस पोल्यूशन और सर्दी का डबल अटैक हमारे दिल पर मंडराने लगा है। इसलिए आज शाम 6 बजे हम एयर पोल्यूशन से हार्ट पर पड़ने वाले असर की करेंगे बातचीत, एक्सपर्ट से समझेंगे इसके उपाय भी। इस खास शो में हमारा साथ देंगे प्रदूषण की चपेट, घंटे भर में अटैक, प्रवीर अग्रवाल साहब ईडी कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट से हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर मनोज कुमार सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हेल्थ केयर और विमलेंदु झा जाने माने पर्यावरण विद, इनसे भी करेंगे हम मुलाकात। प्रदूषण की चपेट, घंटे भर में अटैक, शाम 6 बजे मिस मत कीजिएगा ये शो। क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये टूर्नामेंट इकोनॉमी के लिए मुनाफे की ट्रॉफी जरूर साबित होगा। बीओबी के इकोनॉमिस्ट की माने तो वर्ल्ड कप से भारतीय इकोनॉमी को 220 बिलियन यानी कि 22,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। 22,000 करोड़ का कैसे? इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में आज वर्ल्ड कप के इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पर होगा पूरा एनालिसिस, मिस मत कीजिएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप इकोनॉमी चकाचक, ये हमारी खास शो। और कल है आपके लिए बड़ा दिन, शुक्रवार है, वीकेंड से पहले कल आ रही है आपके लिए आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी। 10 बजे आरबीआई गवर्नर साहब करेंगे अपनी पॉलिसी का ऐलान। ब्याज दरों में अगर किसी तरह का बदलाव हुआ, वैसे तो संभावना नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब क्या कहेंगे, आगे के लिए क्या आउटलुक है, ये है बेहद अहम और उसके लिहाज से आपको बिल्कुल जुड़ना है जी बिजनेस के साथ। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल होगा, अजय बग्गा साहब, अतुल जोशी साहब, वृंदा जागीरदार हमारे साथ होंगी और बाकी एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल जो आपके साथ हर रोज होता है, आपकी हर वक्त मदद करने के लिए, वो सब तो होंगे। तो ऐसे में पूरा पॉलिसी का एक्शन आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर, बिल्कुल हमारे साथ, मेरे और दीप के साथ, और बाकी सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ होंगी। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद वागले साहब,
और साथ ही मेहुल जी, सेठी साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब और श्रीकांत चौहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल वीकेंड शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त, लेकिन एक्शन भरपूर है मृत्युंजय के मार्केट में भी और कमोडिटीज़ में जो भरपूर एक्शन चल रहा है उसका एक बेहतरीन अपडेट तैयार है मृत्युंजय की तरफ से। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, और अपडेट ये है कि अभी अभी कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव $85 के नीचे आ गया है, तो गिरावट एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। गोल्ड की शुरुआती बढ़त पूरी तरह से गायब हो गई है, चांदी ऊपर से नीचे आ गया है। तो कुल मिलाकर बाजार में सेकेंड हाफ में एक बिकवाली का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये गिरावट अभी और गहरा सकती है?